नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ। और हमारे 4 सीनियर मेहमान विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब। बहुत स्वागत सर आप लोगों का। कल से आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर परसों से लगातार जो है वो बहस चल रही है और कल उस पर राहुल गांधी का जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनका भाषण भी हो गया, उस पर प्रधानमंत्री का जवाब भी आ गया। हालांकि प्रधानमंत्री का पूरा जवाब राहुल गांधी ने सुना नहीं, वो बीच में उठ करके चल दिए थे। प्रधानमंत्री ने कल लगभग 1.25 घंटे लंबा भाषण दिया। राहुल गांधी का भाषण मेरे ख्याल में लगभग 37 मिनट के आसपास का था। दोनों ने क्या बातें अहम की हम आपको बताएंगे। इनके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण का फोकस क्या था, अखिलेश यादव ने अपने भाषण में कौन सी खास बात कही, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर दिए, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। और प्राइम मिनिस्टर की और होम मिनिस्टर की भाषण में जो पॉइंट्स थे उनकी चर्चा आज होगी, क्योंकि कल से अब तक लगातार हम आपको वो भाषण सुनवा रहे हैं। तो आप जिसलिए हमारे साथ जुड़ते हैं इस प्रोग्राम में अपने मेहमानों का विश्लेषण सुनने के लिए, तो वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज वो होगा। उसकी बात हम लोग करेंगे। मैं आपको आज का थोड़ा सा अपडेट दे देता हूं, क्योंकि आज भी राज्यसभा में चर्चा बहस जो है इस विषय पर जारी है, लोकसभा में पूरी हो चुकी है। और आज अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं वो बहस का जवाब वहां पर देंगे। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज चर्चा की शुरुआत की और इसके बाद सरकार का पक्ष रखने के लिए जेपी नड्डा आएंगे और आखिर में अमित शाह इस पूरी बहस का जवाब देंगे। इससे पहले कल लोकसभा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, इन सब ने मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला किया, जिसके बाद देर शाम प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के तमाम आरोपों का चुन चुनकर जवाब दिया। इतिहास के पन्ने भी निकाल लिए और सारा हिसाब बराबर किया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप के दावों को झूठा बताने की चुनौती दी। कहा यहां हाउस में आए और कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठा है। उन्होंने कहा अगर प्रधानमंत्री में हिम्मत है और इंदिरा गांधी का अगर 50% भी उनके अंदर मादा है तो यहां आकर कहें कि ट्रंप झूठा है। बहरहाल ये तो उन्होंने कल हाउस में बात की, मैं आपको सुनाऊंगा। प्रधानमंत्री ने हाउस में आकर यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए हमसे किसी देश ने नहीं कहा था। अब अगर इसको राहुल गांधी अपने जवाब का उत्तर माने तो उत्तर था, ना माने तो वो कह सकते हैं कि मैंने जिन शब्दों में कहा था उन्होंने नहीं कहा। राहुल गांधी तो यह भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कितने जहाज हमारे गिरे। जहाजों की चर्चा किसी ने की क्या, इसकी बात भी हम लोग करेंगे। तो मैं आपको जरा दिखाता हूं राहुल गांधी हाउस में क्या बोले, प्रधानमंत्री के जवाब के बाद पार्लियामेंट के बाहर जाकर के क्या बोले, और प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर अंदर सदन में क्या जवाब दिया था। डोनाल्ड ट्रंप has said 5 times, has said, sorry, 29 times, 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar, yes, that you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here, yes, if he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे, 50% होगा तो बोल देंगे, सॉरी। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। और 9 रात में और 10 सुबह हमने
पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। शायद 29 बार ट्रंप ने बोला है, उसका जवाब नहीं दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि पूरे भाषण में चाइना शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की मदद, टेक्निकल मदद, एयरफोर्स की मदद चाइना ने की, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला। अच्छा, ये तो कल रात का रिएक्शन था प्रधानमंत्री के भाषण के बाद का। राहुल गांधी ने लेकिन अब से कुछ मिनट पहले एक नया आरोप लगा दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी ट्रंप का नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि मामला ट्रेड का है, व्यापार का है, नाम लेंगे तो डील बिगड़ सकती है। Prime Minister has not said that Trump is lying. It's obvious what has happened. सबको मालूम है, बोल नहीं पा रहे। That is the reality. सच्चाई है ना। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। और सर, बार बार ट्रंप जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है। वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रेड डील में ट्रंप दबाएगा। ट्रंप की कोशिश तो ये होगी, लेकिन वो ये क्यों मान के बैठ गए हैं कि हम दब जाएंगे। बहरहाल अब आप देखें तो राहुल गांधी का फोकस बार बार प्रधानमंत्री के ऊपर था। वो प्रधानमंत्री को घेरना चाह रहे थे, ट्रंप के मुद्दे पर, अमेरिका के मुद्दे पर और चाइना के मुद्दे पर। तो पहले आइए इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने सदन में आते ही अपनी शुरुआत के कुछ मिनटों के अंदर ये कह दिया था कि हमसे युद्ध रोकने के लिए दुनिया के किसी देश ने नहीं कहा। अब प्रधानमंत्री का जवाब जोरदार ज्यादा था या राहुल गांधी ने सवाल ज्यादा दमदार तरीके से किए? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। देखिए, मुझे लगता है कि कल राहुल गांधी और प्रियंका दोनों का भाषण बड़ा अच्छा था, दोनों का अंदाज बड़ा अच्छा था। अब ठीक है, राहुल गांधी का अभी भी कुछ चीजें हैं जो गड़बड़, तो मुंह से गाली वगैरह निकल जाती है, लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो जहां पर वो खड़े हैं आप उनकी स्थिति को समझिए, और ये बहुत गंभीरता से देश को भी समझना चाहिए। राहुल गांधी जहां खड़े हैं, 3 बार का हारा हुआ व्यक्ति है, उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियों का बोझ है। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के सामने वो हर बार पासंग नजर आते हैं। जो मोदी का विरोधी है वो भी कहता है कि नहीं, राहुल गांधी तो उनके सामने कहीं टिकते नहीं। कई बार तो लोग ये भी कहते हैं कि अगर राहुल गांधी परिदृश्य से गायब हो जाए तो शायद लोग सोचेंगे अच्छा मोदी से इस बात पर नाराजगी करनी है तो चलो नाराज हो जाते हैं, लेकिन फिर राहुल गांधी दिख जाते हैं तो अपना जो मन है वो बदल लेता है। अब मेरी चिंता दूसरी है और बड़ा कमाल है। मैंने कल जब पूरा दोबारा सुना, पहली बार तो कहते हैं ना कि तुरंत का इंपैक्ट होता है, तो मुझे भी अच्छा लगा कि भाई वो आदमी बात कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, उसके पास चारा क्या है? आतंकवादी आपने मार दिए, हत्यारे, आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त कर दिए, एयरबेस तबाह कर दिया, तो उनके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन विपक्ष का नेता है तो कुछ बोलेगा ना, तो उन्होंने वो सवाल खड़े किए अपने तरीके से। फिर मैंने रात को उसको दोबारा सुना और अभी सुबह तीसरी बार मैंने सुना। इतना अच्छा लग गया? मैं अब वही बताने जा रहा हूं। राहुल गांधी देश के लिए खतरनाक है, खतरनाक है राहुल गांधी। भारत का अहित कोई नेता आज तक इतना नहीं कर सका जितना ही कर रहे हैं। वो एक समय में चलता था ना, सीआईए एजेंट, केजीबी एजेंट, फलाना एजेंट, धमाका एजेंट, किसी न किसी के ऊपर आरोप लगता था, कभी किसी समाजवादी के ऊपर, कभी किसी कम्युनिस्ट के ऊपर, अलग अलग एजेंट लगते थे। लेकिन राहुल गांधी कहां जा रहे हो जरा सोचिए, और आप लोग भी अब ध्यान से सुनिए। मैं 2-3 बातें कह रहा हूं। पहला तो अच्छा हुआ कि आज कहानी कुर्सी की में उस बाइट से बात शुरू हुई जिसको हम लोग बार बार कह रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच आज तक ट्रेड डील नहीं हुई। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम तो ट्रेड डील की धमकी देकर हमने रुका दिया। तो आप, पूरा देश ये जानता है, इसका मतलब ये कि कम से कम उसकी वजह से तो नहीं हुआ है। ट्रंप भी गलत बोल रहे हैं और राहुल गांधी उसके आधार पर गलत बोल रहे हैं। दूसरा, क्या नरेंद्र मोदी कोई गुजरात के वडनगर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्या? नरेंद्र मोदी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं? खुलेआम कह रहे हैं वो दबा देगा। आप सोचिए कितना खतरनाक है ये व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। ये भारत के हितों को कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दबा देगा। आप देख लेना, एक झटके में दबा देगा। वो तो कहीं इसीलिए, अरे भाई ये तो देश जानता है कि वो इसीलिए कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि देश को ये पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप की वो वाली बात ठीक नहीं है।
असली मसला वो ट्रेड डील है जिसको लेकर भारत के साथ रस्साकशी चल रही, और चाहे 16 से 20 हो या अभी 24 के बाद। खुद ट्रंप ने 2 अवसरों पर कहा कि बहुत टफ निगोशिएटर है नरेंद्र मोदी, उनसे कर पाना असंभव है। और भारत चाइना से आरसीईपी से लास्ट टाइम में चाइना खूब कोशिश करता रह गया, लेकिन हमने अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को नहीं खोला। नहीं, मैं फिर भी अब खतरनाक वाली बात नहीं समझा अभी भी। फिर अरे कमाल है, क्या खतरनाक इसमें? अगर कोई व्यक्ति अमेरिका से भारत का झगड़ा करवाना चाह रहा हो, और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, बड़ा सा प्रसन्न होते गए, मुनीर को तो करा दिया, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। तो भैया निक्सन जी को चिट्ठी काहे लिखी थी इंदिरा गांधी ने? डिप्लोमेटिक चीजों को ऐसे नहीं खोला जाता है, ऐसे बात नहीं होती है। और अगर इस तरह से बात होगी, सड़क की जो लड़ाई होती है, सड़क की जो मारामारी होती है, चाय की दुकान पर जो मतलब मुझे बताइए, राहुल जी के शब्दों में थोड़ा सा कहते हैं, हम वो शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो अबे तबे की भाषा होती है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। एक सेकंड, मुझे ये बताइए, ये ट्रंप 29-30 कितनी बार भी बोला हो, ये बात तो ऑपोजिशन लगातार पूछ रहा है ना कि भाई आप, ये आदमी कहे जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस पे? सब बोले, मैं मानता हूं विदेश मंत्रालय ने सब बोल दिया, सबने कह दिया, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट इस पर नहीं आया था, कल आ गया। ना 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 ना, बताइए। प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार कहा था जब उन्होंने अपने भाषण में कहा था, दूसरी बार कहा जब कनाडा से इंडिया आ रहे थे ट्रंप से बातचीत, उसको बताया। और किसने बताया? हमारे विदेश सचिव ने बताया भाई। हमारे मैं तो कह रहा हूं, बोला विदेश मंत्रालय ने, प्राइम मिनिस्टर के मुख से ये, क्योंकि ऐसा मौका नहीं आया कि प्रधानमंत्री इस बात का उत्तर देते। कल पार्लियामेंट में मौका था, प्रधानमंत्री ने जवाब दिया ना कि दुनिया के किसी देश ने युद्ध रोकने के लिए नहीं कहा, दिया। अब इसके बाद आप ये कह रहे हैं कि तू मैं मोहल्ले की, सड़क की, गली की जो लड़ाई होती है, और मैं कह रहा हूं देश का हित कर रहा है। और एक बात सुन लीजिए, क्या जो अमेरिका में यूएस कांग्रेस का, ओवरसीज कांग्रेस का सैम पिट्रोडा जी की अगुवाई में चल रहा है जी, क्या वो दबाव डाल रहा है? क्या वो चाहता है क्या कि ट्रंप के हित सधें और भारत के हित न सधें? आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भाषा खतरनाक है, देश विरोधी है, देश विरोधी खतरनाक है। अगर आप 140 करोड़ लोगों के हितों के खिलाफ ट्रेड डील की बात कर रहे हैं तो जवाब सुन लीजिए अब विनोद जी। जवाब नहीं, सॉरी, आदत पड़ गई ना कि इधर से नेता बोले तो उसका जवाब मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं तो अपनी बात की। हो सकता है कुछ बातें शायद हर चीज से अलग हों तो लेकिन वो जवाब नहीं है। देखिए, राहुल गांधी की अपनी शैली है, मोदी जी की अपनी शैली है। अब जैसे कल भाषण में मोदी जी ने सिंधु जल समझौते की बात की, लंबा उन्होंने डिटेल बताया कैसे देश विरोधी समझौता नेहरू जी ने किया था। तो भैया उस समझौते को तो 11 साल बाद तक आपने भी चलाया, आपने तब एमबीएस में डाला जब पहलगाम हो गया, 26 लोग मर गए, तब डाला ना एमबीएस में। इतनी खतरनाक संधि थी वो नेहरू जी ने की थी, इतनी खराब थी, तो आपको सत्ता में आते ही उसको एमबीएस में डाल देना चाहिए था, या अटल जी को डाल देना चाहिए था। तो कम से कम 7-8 साल, 6 साल सरकार अटल जी की रही और 11 साल से मोदी जी की है, और 2.5-2 साल मोरारजी देसाई थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह से जो है ये कहना कि वो खतरनाक है और वो है, ये एक सवाल का जवाब जो बराबर विपक्ष पूछ रहा है कि भाई ट्रंप ने मीडिएशन कराया, ट्रंप के कहने पर सीज फायर हुआ, विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव जी ने मोदी जी के और ट्रंप के टेलीफोन का हवाला देते हुए बातचीत का कहा कि उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने साफ कह दिया 35 मिनट की बातचीत में ट्रंप से। तो यही बात अगर प्रधानमंत्री जी संसद में बोल देते कि भाई मेरी राष्ट्रपति ट्रंप से बात हुई थी, मैंने साफ उनको कह दिया था कि आपका कोई लेना देना नहीं है इस पर, तो बात खत्म हो जाती। इसमें क्या दिक्कत थी भाई? क्योंकि यही सवाल विपक्ष भी पूछ रहा है, राज्यसभा में पूछा जा रहा है, यही लोकसभा में पूछा जा रहा है, हर नेता पूछ रहा है, खाली राहुल गांधी नहीं पूछ रहे हैं। राहुल गांधी तो सभी पूछ रहे हैं, यही सवाल अखिलेश यादव ने पूछा, यही सवाल सुप्रिया सुले ने पूछा, यही सवाल ओवैसी ने पूछा, यही सवाल जितने विपक्षी नेता भाषण दिए सबने पूछा। तो इसमें खतरनाक वाली बात कहाँ से आ गई? जहाँ तक आज का जो बयान है अभी जो राहुल गांधी का सुना कि वो डील, भाषा उनकी है, दबा देगा, ये नहीं बोलना चाहिए, ये थोड़ा सा मैं भी इसको अच्छा नहीं मानता इस तरह की भाषा बोलना जी। आप प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं या किसी देश के नेता के बारे में बोल रहे हैं तो भाषा आपकी संयत होनी चाहिए। आप ये कह सकते थे, सलीका ये हो सकता था कि भाई ट्रंप इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, भारत पे दबाव डाल रहे हैं, अब ये भारत सरकार को देखना है कि झुकती है, दबती है कि नहीं दबती है जी। इस तरह से बोल सकते थे वो तो उनकी शैली ठीक नहीं है। लेकिन खाली खतरनाक बता देना, खाली इस बात पे कि वो देश के लिए खतरनाक है। अरे आपको भी लगता है प्राइम मिनिस्टर ने सवाल का जवाब कल दे दिया? जब उन्होंने कहा कि किसी देश के कहने पर नहीं रोका युद्ध। नहीं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने किसी भी देश ने हमको हमला करने से नहीं रोका,
हमला नहीं करने नहीं से- नहीं 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 उन्होंने कहा किसी भी देश ने ऑपरेशन सिंदूर युद्ध रोकने के के लिए लिए नहीं किसी देश ने कहा। नहीं देश ने कहा, नहीं युद्ध कहा। रोकने के लिए किसी देश ने नहीं कहा। नहीं तो ये तो गोलमोल जवाब है ना, पिन पॉइंटेड। जब ट्रंप 30 बार आज भी बोल दिया उन्होंने, ट्रंप ने, तो बार बार ट्रंप कह रहे हैं, मैं तो बार बार कहता हूं चलिए प्रधानमंत्री नहीं बोलते, क्या भारत सरकार ने अमेरिकी दूतावास के किसी प्रतिनिधि को बुला करके कहा कि भाई राष्ट्रपति ट्रंप बार बार क्यों ऐसा बोल रहे हैं, इससे हमारे संबंधों में असर पड़ता है? ये तो डिप्लोमेटिक प्रक्रिया है। मैं कहता हूं चलिए भारत अगर ये लिहाज रख रहा है कि हमारे अमेरिका नहीं, से इतना रिश्ते लिहाज खराब, क्यों रख रहे नहीं हैं? बात सुनिए, वो आप- हमारा लिहाज नहीं रख रहे। मैं मान रहा हूं आपकी बात को। ट्रंप लगातार कह रहे हैं, अभी भी कह दिया जहाज में कहीं जा रहे थे तो मैंने सुना अभी उन्होंने फिर ये कहा मैंने तो 5 युद्ध रुकवाए, मुझे कोई क्रेडिट नहीं देता। मैं ये कह रहा हूं अगर हम संयमित भाषा बोल रहे हैं और संयमित भाषा में अगर ये कल प्राइम मिनिस्टर की बात कही गई तो क्या ये उत्तर नहीं था उस सवाल का? विजय जी, मेरे ख्याल से डिप्लोमेसी के हिसाब से देखें तो ठीक से जवाब दिया उन्होंने इस बात का, और प्रधानमंत्री पहली बार ये बात बोले और बहुत स्पष्ट तरीके से, मेरे ख्याल से शुरुआत में ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किसी देश ने हमें युद्ध रोकने के लिए नहीं कहा। उसका मतलब ट्रंप साहब तो उसमें सबसे पहले आते हैं, शामिल है, क्योंकि ट्रंप साहब को लेकर डिप्लोमेसी की एक भाषा है ना। हिंदुस्तान एक बड़ा देश है, अमेरिका के राष्ट्रपति भी बड़े हैं, उनके साथ किस तरह से जवाब देना, बल्कि मैं तो सोचता हूँ राहुल जी भी किसी दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो डिप्लोमेसी की एक अलग जुबान है, समझे, जिसमें मैसेजिंग ज़्यादा होती है। और बहुत बार कहा जाता है डिप्लोमेसी में कि चुप रहना अपने आप में जवाब है, कई चीज़ों का जवाब नहीं देते, लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार प्रधानमंत्री ने उस बात का जवाब दिया राहुल जी को। राहुल जी फिर भी कह सकते हैं कि ट्रंप का नाम आपने नहीं लिया। हाँ, अब वो कि भाई ट्रंप का नाम लेके आप कहते हैं कि मुझे राष्ट्रपति मतलब ट्रंप ने- उनका आरोप भी या उनका सवाल में भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है राहुल जी के सवाल का जवाब प्रधानमंत्री जी ने दिया। ठीक है। और कहा कि किसी देश का मतलब उसमें अमेरिका भी शामिल है। अब आप अमेरिका की और ट्रंप साहब की तो चिंता कर रहे हैं इतनी कि भाई उनका नाम नहीं लिया, प्रधानमंत्री जी और सरकार ने तो चीन का नाम भी नहीं लिया पूरी बहस में। मैं आता था चीन पे आता हूं अभी क्योंकि वो हाँ, तो वो भी एक बहुत अलग सारे है, वक्ताओं बहुत के सारे वक्ताओं भाषणों में था। तो लेकिन मुझे लगता है ये जवाब दिया। फिर भी राहुल गांधी का जो सवाल है वो भी वाजिब है कि वो कह सकते हैं विपक्ष के नेता के तौर पे कि आपने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नाम नहीं लिया। ठीक और है। क्या मतलब जब इतनी हम ताकत बताते हैं तो फिर देखा जाएगा कि कभी कभी होता है कि किसी बात को। और विदेश मंत्रालय, देखिए इसमें एक काम तो हो ही सकता था जो नहीं हुआ, कि भारत सरकार विदेश मंत्रालय अमेरिकी एम्बेसडर को यहाँ पर बुलाकर कम से कम मैसेज करता ना। इसमें क्या हो गया, ये तो हो सकता आप तो जरा सी कोई बात होती है एम्बेसडर को घर शिकायत बुला दर्ज लेते हैं, कराने विदेश के लिए में कह रहे शिकायत हैं। दर्ज शिकायत कराने अपनी के लिए। शिकायत दर्ज वो ऐतराज हो सकता नहीं है। कि भाई इस तरह से आप बार तो बार ऐतराज तो दर्ज कराया जाना चाहिए ना। इससे हमारे संबंधों में प्रभाव पड़ सकता है, तो इसलिए ना ऐतराज बोले। दर्ज ये तो कराना चाहिए था, सामान्य लेकिन वो भी हमने अब नहीं किया। जिनको वो नहीं समझ में आया जो अभी ये बता और रहे फिर आप थे, उसके जवाब- विदेश सचिव का प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन कॉल का रीड आउट जो बताया गया था कि किसी कोई ट्रेड टॉक नहीं हुई मेरे और आपके देश के बीच में जिसकी वजह से युद्ध रोका हो, तो वो एम्बेसडर को बताने से समझ जाता क्या? कुछ भी नहीं, आप समझने की बात नहीं है, आपको अपनी आप ऐतराज तो एक्शन दर्ज की बात है कराना ना। चाहिए। अच्छा, एक- और मैं जरा- आप उसके जवाब में एक चीज और जोड़ दूं, आप उसके जवाब में पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर निक्सन और इंदिरा गांधी की चिट्ठी को रिलीज करें। ये कौन अरे सी- वो तो सर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा निकल कल बड़ा मतलब मैं वो उसको भी एक- इंटरेस्टिंग उसका भी बात करते कहूंगा। हैं। मैं उसके लिए यदि शब्द इतना ही कहूंगा सब कुछ इंटरेस्टिंग। है, तो फिर बात की जाए कि कैसे आप करते कल हैं। किरण रिजिजू साहब ने, सर आ रहा हूं, एक मिनट, कल किरण रिजिजू साहब ने राष्ट्रपति इंदिरा गांधी की 1971 दिसंबर की चिट्ठी जो अमेरिका के राष्ट्रपति उस वक्त के निक्सन को लिखी थी, उसका वो पूरा पन्ना जो है उन्होंने आउट कर दिया है। और उन्होंने कहा कि इसमें कहीं दिखाई दे रहा है आपको, मतलब जितना मैं उसको ऐसे समझा कि जितना महिमा मंडन इंदिरा गांधी का बांग्लादेश बनाने के लिए किया जाता है, तो ये अब ये सरकार इस पे आएगी, चलो अब जरा इसको भी पंक्चर करो। अब जरा ये मतलब लार्जर देन लाइफ इमेज बांग्लादेश रेजिड्यू ने बनवाया था क्या? अब मैं बहस को नहीं, हमारा चिट्ठियां काम भी- है सारी चीजों की को डिप्लोमेटिक बहस में चिट्ठियां- लाना। ठीक है, हाँ, वो डिप्लोमेटिक बात चिट्ठियां तो होती रहती हैं इस तरह की। नहीं, वो इसका जवाब हमारे यहाँ से अभी भी जा रही होंगी इसका चिट्ठियां। वो कल इसका कोई सरकार आएगी, उत्तर सर वो इसी बात का उत्तर था कि आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम ट्रंप के लगा इंदिरा जी की हवा निकले तो डिप्लोमेटिक चिट्ठियां हैं। अभी आप सब कुछ देख के भी कह रहे हैं, सरकार को यह भी कर लेना चाहिए था। राहुल गांधी साफ साफ भारत के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं, दबा दिया जाए भारत का, दबाएगा वो। अच्छा, इसके बाद भी अब सर आपको नहीं लग रहा, ये तो कमाल है। समीर सब विषयों पे बोलिएगा। प्रियंका जी का भी आज का रिएक्शन देख लेते हैं। राहुल गांधी ने कल कहा कि ट्रंप का जो उत्तर नहीं दिया, चाइना का उत्तर नहीं दिया प्राइम मिनिस्टर ने। आज उन्होंने कहा देखो ट्रेड डील में ट्रंप अभी भारत को, इन लोगों को दबा लेगा, मोदी सरकार को। सुनिए प्रियंका गांधी ने आज क्या कहा। जिन शब्दों से प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी ने कहा है, उन शब्दों को आप अगर ध्यान से सुने तो एक गोलमोल शब्द है। डायरेक्टली कहें, राहुल जी ने कल भी कहा, डायरेक्टली कहें कि
कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो झूठ बोल रहे हैं। कहें सदन में। बताइए समीर जी, अब यही सुनना है, बेसिकली क्लियर हो गया कि कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस को यही सुनना है कि मोदी कहते ट्रंप झूठा है। देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, प्रियंका गांधी भाई विपक्ष की सांसद है, कांग्रेस की नेता है, तो विपक्ष के लोग ये मांग कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सदन के नेता और देश के प्रधानमंत्री भी है, उन्हें देश के हित भी देखना है। राहुल गांधी कह सकते हैं कि भाई आपने चाइना का नाम क्यों नहीं लिया, आपने सीधे ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया। कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बहुत स्पष्ट बोल दिया कि भी किसी भी देश के किसी भी नेता का कोई दबाव नहीं रहा, इस मामले में हस्तक्षेप नहीं रहा है, और उसके पहले भी विदेश मंत्रालय ने कह दिया, इसके पहले भी विदेश मंत्री का जो बयान आया था कि मार्च से लेकर 13 जून तक प्रधानमंत्री की अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री, और एक जो फोन पे बात हुई जेडी वैंस उपराष्ट्रपति से, वो भी बता दिया, वो भी प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया कि मैं जब मीटिंग में था तो उनको इंतजार करना पड़ा लंबे समय तक, मैं जब मीटिंग से फ्री हुआ हूं, जब उसके बाद मैंने उनसे बात की और मैंने बता दिया कि अगर किसी गुस्ताखी करेगा। एक सेकंड, आपको लगता है ये जानबूझकर प्रधानमंत्री ने इतना विस्तृत वर्णन किया उस बात का, बिल्कुल, कि उनके 4-5 बार फोन आए, मैं नहीं, मैं बिजी था। जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री पर हमला हो रहा था, जिस तरीके से एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही थी कि भाई ट्रंप ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है और 29 बार ट्रंप बोल चुका है, लगातार राहुल गांधी विपक्ष पूछ रहा था, तो कल प्रधानमंत्री मोदी ने उसका मुझे लगता है बहुत विस्तार के साथ और विस्तृत जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति का फोन आया तो मैं मीटिंग में था, 40 मिनट मैंने इंतजार कराया उनको, उसके बाद मैंने उनसे बात कर उनको बहुत स्पष्ट कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने दुस्साहस करेगा तो उसका खतरनाक अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कल प्रधानमंत्री ने विस्तृत जवाब दिया, लेकिन यह मान लेना कि प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम लेंगे, क्यों नाम लेंगे भाई? कूटनीति के अंदर संबंधों में आप अपना संदेश दे रहे महत्व का होता है। चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन चीन को क्या हर बार सबक नहीं सिखाया भारत ने? चाहे डोकलाम का मामला, उसमें सबक सिखाया। रक्षा मंत्री हमारे चीन जाते हैं तो चीन को सबक सिखा के आते हैं। उनके डिक्लेरेशन में रक्षा मंत्री साइन करने से मना कर देते कि जब तक आप पुलवामा का इसमें शामिल नहीं करोगे हम साइन नहीं करेंगे। विदेश मंत्री जाते हैं जयशंकर तो वो अपनी बात वहां पर बहुत स्पष्ट तरीके से रख के आते हैं। अजीत डोभाल जाते हैं तो वो अपनी बात चाइना में बहुत स्पष्ट तरीके से रख के आते हैं। और जिस तरीके से चाइना के साथ लगातार भारत का संघर्ष तमाम मोर्चे पर आए, आर्थिक रूप से जिस तरीके से चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो आप अपना जवाब सिर्फ कह के नहीं देते हो कि हमने ट्रंप का नाम ले लिया तो हमने जवाब दे दिया, या शी जिनपिंग का नाम लिया तो हमने जवाब दे दिया। सरकार का जवाब तमाम तरह के इसमें दिखता है, चाहे वो डिफेंस का मामला दिखता हो, चाहे वो इकोनॉमी के मामले में दिखता हो। और हमारे सीडीएस और सेना के लोगों ने कहा ना कि हम तो 2 देशों से चुनाव लड़ रहे थे, पाकिस्तान को पूरी टेक्नोलॉजी युद्ध लड़ रहे थे, किस तरीके से चाइना सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, बहुत स्पष्ट बोला भारतीय सेना ने कि चीन का पूरा समर्थन पाकिस्तान को था, सारी इंटेलिजेंस की जानकारी चीन पाकिस्तान को दे रहा था। तो इतना स्पष्ट जब सेना बोल रही है। कल तो प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान से अपने मुद्दे चुनती है, जो पाकिस्तान चाहता है वो कांग्रेस पार्टी बोलती है, भाषा दोनों की एक है। ये बात भी कही है उन्होंने कल। देखिए, मुझे लगता है कि ये सिर्फ कल के संदर्भ में मत देखिए जो प्रधानमंत्री ने कहा है। आप पूरा अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे अगर पूरा लंबे समय का, तो प्रधानमंत्री ने उसको ओवरऑल जिक्र करा है। मतलब जो प्रधानमंत्री ने 1 घंटे से ज्यादा का लगभग 1.5 घंटे का भाषण रहा है, उसमें उन्होंने पूरी बातों का जिक्र किया। जो गृह मंत्री ने इस बात का लगातार जवाब किया है। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ने उसी बात से बचने के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना का जिक्र किया, तो अपनी छवि को वो उससे निकालना चाहते थे। अब ये क्योंकि आज अच्छा याद दिला दिया मुझे किरण रिजिजू वाली बात। कल रात 10:14 का ट्वीट है, एक्स पर पोस्ट है, प्लीज गिव 4 minutes टू सी दिस टेक्स्ट ऑफ द लेटर ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी टू प्रेसिडेंट निक्सन। इज दिस द पॉलिटिकल विल ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी जी? ये है उनकी पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति कांग्रेस पार्टी के पास। मैं ये कहता हूं कि भारत के पास युद्ध में जीत, सर्वश्रेष्ठ जीत हमारी किसी युद्ध में हुई हो तो उसमें 1971 की बात होती है कि आपने बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए थे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। कारगिल की भी बात की जाती है, घुसपैठियों को कैसे इतनी वीरता से हमारी सेना ने खदेड़ करके बाहर कर दिया। मैं आजकल सुनता हूं बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञ ऑप सिंदूर को उसी कैटेगरी में रखते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी जीत जो बिल्कुल क्लियर कट विक्ट्री, जिसमें आपने पाकिस्तान को वाकई घुटनों पर ला दिया, ये भी इतिहास में पढ़ाई जाएगी, ये युद्ध की किताबों में छपेगा, ये पूरा 3.5 दिन की लड़ाई का पूरा विवरण ये आएगा। अब जो कर रहे हैं किरण रिजिजू की कांग्रेस पार्टी के पास रक्षा नीति पर जो उसका सबसे सुनहरा पल है, उसको किसी तरीके से धूमिल करें। अब ये क्या वाकई ऐसा है जैसा वो बता रहे हैं कि अच्छा, मैंने कल सुब्रमण्यम स्वामी को भी सुना, आप लोग कहेंगे कि फिर दोनों तरफ का बताया करो, जो उधर भी बोलते हैं वो भी बताए, उनको कोई सीरियसली नहीं लेता आजकल। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नहीं, इंदिरा गांधी तो बांग्लादेश बनाने ही नहीं चाहती थी,
देखिए, मैं फिर कह रहा हूं और पहले भी मैंने एक बार ये बात कही थी कि अपने पुरखों का, अपने पूर्वजों का सम्मान बढ़ाने वाले जो वंशज होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, और जो अपने पुरखों पूर्वजों को अपमानित करें, गड़े मुर्दे उखड़वाएं, वो श्रेष्ठ नहीं होते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं और आप सोचिएगा इसको और जरा ध्यान करके देखिए। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने 11 साल की मोदी सरकार के बावजूद, अभी छोड़ दीजिए, अब आप सीधे सीधे रोज फाड़ ही दे रहे हैं, क्या कहते हैं ना, फाड़ दिया मैंने मोदी का, वो अब खत्म हो गया आत्मविश्वास, गुब्बारा। गजब बात करते हैं वो, मतलब अजीब अजीब सी बात करते हैं वो। राहुल गांधी को आप सुनिए ना तो कभी लगेगा बड़ा जोश में, बड़ा उत्तेजक भाषण है, लेकिन फिर लगेगा कि इसमें डेप्थ तो है ही नहीं। इंदिरा गांधी को भाजपा के किसी नेता ने कभी नहीं कहा कि वो डरपोक थी, वो कायर थी, वो निक्सन के सामने गिड़गिड़ा रही थी। ये चिट्ठियां क्या तब नहीं रही होंगी? ये तो कल क्यों निकाली? डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है कल ना। क्यों निकाली चिट्ठी? इसीलिए निकाली ना, आप तमाशा कर रहे हैं ना। आप भारत, मैं फिर कह रहा हूं, ये भारत की जीत है। 1971 भारत की जीत थी और उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये जो 2025 है, ऑपरेशन सिंदूर है, ये भारत की जीत है जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राहुल गांधी ने कहा ट्रंप को झूठा नहीं कहा मोदी जी ने कल कहा कि हमें किसी देश ने नहीं कहा युद्ध रोकने के लिए। ये जवाब लेकिन पूरा नहीं लगना, ना राहुल गांधी को लगा, ना प्रियंका गांधी को लगा। ये बात हमने की। अब इसमें चाइना भी आया। उससे पहले एक चर्चा निकल आई कि कल किरण रिजिजू जी ने एक चिट्ठी जारी की, एक डिप्लोमेटिक चिट्ठी, जो उस वक्त इंदिरा गांधी ने 1971 दिसंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति को लिखी थी। और उसमें उन्होंने जो भाषा थी उसके अंदर, उसमें क्योंकि बताया जा रहा था कि हमारे यहाँ इतने लाख शरणार्थी जो है ईस्ट पाकिस्तान से आ गए हैं, पाकिस्तान हम पर हमला करना चाहता है, हम इस वक्त काफ़ी खतरे में हैं, ये सब बातें उस चिट्ठी में हैं। तो वो ये बताना चाह रहे थे किरण रिजिजू की ये चिट्ठी पढ़िए, 4 मिनट की चिट्ठी, 4 मिनट लगेगा आपका, क्या इसमें आपको बहुत बड़ी इच्छा शक्ति दिखाई देती है? तो इंदिरा गांधी के हिस्से जो हमारा जो श्रेय गया इतिहास का, उसको बीजेपी जो है वो अब क्यों धूमिल करना चाह रही है? क्या ये भी इसी राजनीति का हिस्सा है कि पीओके क्यों नहीं चले गए थे, युद्ध क्यों नहीं कर लिया था? ये बातें कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कही। विजय जी, सर इसीलिए कहा जाता है कि कीचड़ से मत खेलिए, क्योंकि कीचड़ जो उछालता है उसके भी हाथ गंदे होते हैं, दूसरे पर भी होते हैं। वो राजनीति मुझे लगता है उस स्तर पर पहुंच गई है। किरण रिजिजू साहब पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर हैं इस सरकार के। ये किसी एमपी जो आजकल रोजाना चिट्ठी लिखते हैं उन्होंने जारी नहीं की, ठीक है। और कोई ऐसा वो है नहीं, ये तो डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। यदि आप कहेंगे कि भाई कुछ ऐसा कमाल कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि आप बात कर रहे हैं और एक पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर या इस सरकार का मिनिस्टर उस चिट्ठी को एक्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल रहा है, तो आप क्या कह रहे हैं? इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री नहीं है, वो कांग्रेस की प्रधानमंत्री हैं। यदि आप उनको डिमोनाइज कर रहे हैं, जिसको मैं सही शब्द बोल रहा हूँ, डिमोनाइज कर रहे हैं इंदिरा गांधी को, थोड़ा ज़्यादा हर्ष शब्द, चलिए छोटा कम कर लीजिए, लेकिन क्या वो कांग्रेस की लीडर हैं या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हैं भारत की? तो भारत की सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के थे या भारत के थे? भारत के हैं। नहीं तो मैं तो वो कह रहा हूं ना कि कीचड़ उछालने की जो प्रतियोगिता चल रही है उसमें ऐसा हो रहा है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते ना, इस तरह से जस्टिफाई मत कीजिए। राहुल को पूरा 2 घंटे आप गाली दे लीजिए और फिर कहे कि वो ये कर रहे हैं तो हम भी ये करेंगे। मैं राहुल गांधी का भाषण केवल एक सवाल कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हैं कि कांग्रेस की प्रधानमंत्री भारत की प्रधानमंत्री थी और बहुत जबरदस्त काम आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, किरण रिजिजू साहब की बात कर रहा हूं कि इस सरकार का मंत्री यदि ये बात करता हो अपने प्रधानमंत्री के बारे में, पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में, तो उसे आप कैसे लेंगे? मैं बताता हूं आपको। मुझे जो समझ में आ रहा है कि कल ये क्यों हुआ। हर्षवर्धन जी ने ठीक कही, चिट्ठी तो 11 साल से निकाली जा सकती थी ना। कल ही रात को 10:14 पर क्यों पोस्ट हुई है ये चिट्ठी? क्योंकि कल राहुल गांधी ने अपने भाषण में शुरुआत में ये केस बिल्ड किया, सेना हमारी टाइगर है, लेकिन टाइगर को खुली आज़ादी देनी चाहिए, तभी टाइगर टाइगर रह सकता है। और भारत ने, मोदी सरकार ने या प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सेनाओं के हाथ बांधे हुए थे। आपने 1:05 6-7 मई की रात को 22 मिनट के अंदर हमला तो कर दिया, लेकिन उसके बाद आपने 1:35 पर रात में या पाकिस्तान को यह भी बता दिया कि मैंने देखो तुम्हारे सैनिक ठिकानों पर हमला नहीं किया, तुम भी मत करना, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो आपने उसके सामने अपनी कमजोरी दिखा दी और उनके शब्द थे, आपने इमीडिएट सरेंडर कर दिया 30 मिनट में। मोदी ने 30 मिनट के अंदर ही सरेंडर कर दिया था पाकिस्तान के सामने 6-7 मई की रात को, यह राहुल गांधी ने कहा था। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि वो उसको मैं सहमत ही नहीं, बल्कि मैं कल रात को भी हमारे प्रोग्राम में बात हुई थी, कॉफी में भी मैंने कहा था कि ये कहना कि हाथ बांध दिए, हाथ बांध देने का कोई मतलब ही नहीं है।
क्योंकि हिंदुस्तान में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है और वहाँ जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है वो डिसाइड करती है कि हमें कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। सेना का काम ये है कि जो डेमोक्रेसी का जो लीडर है हमारे प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं या सेना प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री ने जो दिया है कि भाई इस मकसद को पूरा करना है, उस मकसद को कैसे पूरा करना है ये सेना का काम है। इसी पे और इसे हम कहते हैं कि हाथ छोड़ दिया, जब सरकार भी कहती है कि हमने फ्री हैंड कर दिया। कल शाम को ही कह रहे थे, प्रोग्राम में कह रहे थे, हमें ये डायरेक्टिव पॉलिटिकल ही होता है। किसी भी लड़ाई में सेना को डायरेक्टिव तो पॉलिटिकल ही आएगा, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना उस डायरेक्शन को ये सेना का काम है। मैं आपको सैम मानेकशॉ वाली बात पूरी कर लेता हूं, आप ही की बात से जुड़ जाती है। उस वक्त 1971 में डायरेक्टिव क्या था? डायरेक्टिव क्या ये था कि बांग्लादेश हमको एक हिस्सा अलग कर देना है पाकिस्तान का। सैम मानेकशॉ को क्या कहा था इंदिरा गांधी ने? उसके ऊपर तो पिक्चर बन गई, फिल्में बन गई, सारी बातें हुई हैं। सैम मानेकशॉ का एक पुराना वीडियो भी आप शायद आपको ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, मेरे तो फोन पर आया। उसमें सैम मानेकशॉ ये कहते हैं कि मैंने जो एक डिटेल प्लान प्रधानमंत्री को दिया उस वक्त इंदिरा गांधी जी को, और मैंने उनसे ये कहा कि मैं पूर्व में भी जंग करूंगा और पश्चिम में भी जंग करूंगा। मतलब मैं उधर जहां अब बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान था, मेरी सेना वहां भी युद्ध करेगी और मेरी सेना यहां पाकिस्तान में भी युद्ध करेगी, पश्चिम में जहां लाहौर है। और उन्होंने कहा कि यह प्लान लड़ाई शुरू होने के कुछ दिन पहले ही बदला गया, और यह बदला गया इंदिरा गांधी जी के कहने पर। इंदिरा गांधी जी ने मुझसे कहा, सैम आप केवल पूर्व पर ध्यान दीजिए, पश्चिम में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। वो अलग बात है कि पश्चिम से फिर हमला पाकिस्तान ने ही कर दिया था, तो फिर वो युद्ध शुरू ही हो गया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का बड़ा साफ निर्देश था कि आप पूर्व पर केंद्रित कीजिए, ईस्ट पाकिस्तान पर, देखिए वेस्ट पाकिस्तान पर नहीं। होता है ना, मैं चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे कारगिल हो, चाहे 71 हो, चाहे 65 हो, जितनी लड़ाइयां हमने जीती हैं। 62 की बात इसलिए नहीं गए, वो तो हमारी गए, वो तो चीन ने ही हमला किया था हमारे ऊपर। पॉलिटिकल लीडरशिप एक टारगेट तय करती है। ऑपरेशन सिंदूर में टारगेट ये था कि हमें आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करना है। जो 21 सूची हमको हमारी इंटेलिजेंस सोर्सेज से मिली थी, उसमें हमको 9 ठिकानों का टारगेट हुआ था ध्वस्त करना। वो 9 ठिकाने ध्वस्त के टारगेट अचीव हो गया, उनको बता दिया गया एक डिप्लोमेटिक कमिटमेंट के तहत कि हमने आपके जो टेररिस्ट आउटफिट है उनको मार दिया है, हमारा युद्ध का कोई इरादा नहीं है, और अब आप जो है रिटेलिएट मत करिए। सीधी सी बात है, इसमें कोई मुझे कहीं आपत्तिजनक बात नहीं दिखाई थी। ये कोई सरेंडर नहीं था। नहीं सरेंडर नहीं था, कोई सरेंडर नहीं था। ये राहुल गांधी को पता होना चाहिए। मैं राहुल गांधी के पिता जब प्रधानमंत्री थे तब ऑपरेशन ब्रास्टस्क हुआ था 1989 में। बहुत बड़ी एक्सरसाइज, बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई थी, और वो इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई थी कि ऐसा लगा था पाकिस्तान को डर के कि वो भारत हमला कर रहा है। और उसके बाद पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में गया, उसने ये अपनी आशंका प्रकट की, और तब यूनाइटेड नेशन ने इंटरवीन किया कि भाई ये क्या हो रहा है। और तब भारत और पाकिस्तान के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि कोई भी एक्सरसाइज होगी, कुछ भी होगा, तो आप एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे। उसी के तहत भारत सरकार ने इन्फॉर्म किया। ये बात कहनी चाहिए थी रक्षा मंत्री को भी और विदेश मंत्री को भी, पहले कहा गई, और पहले कही गई है, और सच्चाई यही है। तो ये सरेंडर की बात, सरेंडर तो किया ही नहीं। मैं तो सरेंडर वाली बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और राहुल गांधी कुछ अबव द बोर्ड हो जाते हैं, न तब सरेंडर किया न कभी सरेंडर नहीं किया। पॉलिटिकल लीडरशिप का टारगेट था आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करना, पीओके टारगेट नहीं था। पीओके के लिए लड़ाई भी शुरू नहीं हुई थी। पीओके की बात खाली इसलिए आई कि चुनाव के दौरान भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने, और खासकर जो कल अखिलेश यादव ने जिक्र किया था डबल इंजन का, कि एक मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार बनने दिए 6 महीने में पीओके ले लेंगे। तो इसलिए पीओके एक तरह से तंज के रूप में ये इस्तेमाल कर रहा है विपक्ष। सरकार का टारगेट पीओके नहीं था इसमें। अखिलेश जी की बात भी बताता हूं। वही बात 71 की थी कि टारगेट ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट नहीं था। तो पॉलिटिकल, और ये बात सही है, डेमोक्रेटिक उसमें जब मिलिट्री रूल रहा हो अलग बात है। सेना को छूट देने का मतलब ये होता है कि आप पूरी तैयारी कीजिए, सब कुछ आप जो युद्ध के लिए जरूरी हो करिए, और तय क्या करना है ये पॉलिटिकल लीडरशिप तय करती है। ठीक है, मैं अखिलेश यादव जी और चाइना और उस पर मोदी जी का जवाब सुना। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सॉरी नहीं, मैं मतलब सारी बातों पे सहमत होते हुए सिर्फ एक लाइन ये कह रहा हूँ, इस चिट्ठी की 2 लाइनें पढ़ दीजिए ना, आप पढ़ दीजिए, आखिरी वाली पढ़ दीजिए। आप ही पढ़ दो प्रभु। मे आई रिक्वेस्ट योर एक्सेलेंसी टू एक्सरसाइज योर अनडाउटेड इन्फ्लुएंस विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू स्टॉप देयर एग्रेसिव एक्टिविटीज अगेंस्ट इंडिया। अब आगे का छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ दीजिए, वो भी पढ़ दीजिए। यानी निक्सन साहब को इंदिरा जी की चिट्ठी है, और मैं इसके बावजूद कहता हूं कि हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक सशक्त नेता थी। उनके साथ एक सौभाग्य की बात थी
कि ऐसा स्तरहीन विपक्ष नहीं था। किसी ने ऐसे नहीं कहा। ये डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट हैं, ये कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं है। आप जाइए यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में, कोई भी सर्च कर लेगा। जी, राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो क्यों खतरनाक है, इससे भी समझिए। वो देश के प्रधानमंत्री पर जब इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो इस तरह का, जिसको हम कहते हैं ना कि कीचड़ उछालने का काम होता है, और फिर हमारे ही देश के नेता, ये दुनिया में चर्चा चल रही होगी, किसका नुकसान है? भारत का नुकसान है ना। कांग्रेस और भाजपा क्या है? भारत नहीं तो इन दोनों पार्टियों की कोई हैसियत है क्या? राहुल गांधी बिना सत्ता की इस स्थिति में आ जाएंगे कि ऐसे ऐसे बयान देंगे, ये खतरनाक है। अब जरा अखिलेश यादव जी की बात आप सुनिए। वैसे राहुल गांधी के भाषण में भी ये मुद्दा आया था कि चीन और पाकिस्तान ये पहले मित्र देश थे, अब ये जुड़ गए हैं, इनका फ्यूजन हो गया है, और ये भारतीय विदेश नीति का सबसे बड़ा फेलियर है कि ये काम हमने होने दिया, क्यों हमने इन दोनों को अलग नहीं रखा। ये बात अखिलेश यादव ने भी कही कि चाइना ने मदद की, चाइना ने हथियार दिए, चाइना ने तकनीक दी, इसके बावजूद ये सरकार चीन का नाम लेने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाती। भारत सरकार को असली दुश्मन न दिखाई देता हो, जहां लगातार ये बात कही जाती है कि जितना भी टेररिज्म है या टेररिस्ट आते हैं पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा है? चीन खड़ा है। आखिरकार ये जो युद्ध हुआ, क्या जब भी कभी होगा अटैक तो हमें इसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा? तो ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। कारोबार से आप भाग नहीं सकते हैं, कारोबार साथ चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि चीन हमारी जमीन भी छीन रहा है, चीन हमारा कारोबार भी छीन रहा है। यहां बार बार एक बात का जिक्र हुआ और मैं फिर से करना चाहूंगा। अक्साई चीन की उस पूरे क्षेत्र को बंजर जमीन करार दिया गया, ये कह करके तो बंजर है। देश की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमें खोनी पड़ी। इतिहास साक्षी है। जब डोकलाम में सैन्य हमारा शौर्य दिखा रहा था, तब कांग्रेस के नेता चुपके चुपके किससे ब्रीफिंग लेते थे वो सारी दुनिया अब जान गई। समीर जी बताइए, अब सवाल था कि युद्ध में सहायता कर रहा था चीन पाकिस्तान की, और जवाब मिला अक्साई चीन का। देखिए, भारत सरकार ने इस बात को स्वीकार किया और भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कहा है, भारतीय सेना के अधिकारियों ने इस बात का जिक्र किया है कि भाई किस तरीके से हम दो मोर्चों पर चुनाव लड़ रहे थे और चाइना का सपोर्ट पाकिस्तान को किस तरह से युद्ध लड़ रहे थे, किस तरीके से दो मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे थे, बिहार। तो मुझे लगता है कि सेना ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो चीन का हस्तक्षेप था और चीन का जो टेक्निकल सपोर्ट पाकिस्तान को युद्ध में रहा है, मुझे लग रहा है वो बहुत क्लियर कट सेना ने कहा है, और सेना बिना सरकार की सहमति से चाइना का जिक्र नहीं करती। तो मुझे लग रहा है कि ये बात सरकार भी इस बात को मानती है कि पाकिस्तान के पक्ष में, पर्दे के पीछे जिस तरीके से चाइना ने सपोर्ट किया है वह सरकार की नॉलेज में था। और मुझे लगता है कि बार बार इस बात का जिक्र करना चीन की जमीन को लेकर, देखिए जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे उस समय जमीन चली गई थी, अटल जी कहते थे भाई जमीन वापस कब आएगी, सरकार जमीन वापस लेके आए, जमीन क्यों छोड़ दी। फिर सरकार जनता दल की आई, अटल जी विदेश मंत्री बने, तो अटल जी से पूछा गया कि भाई अब तो जमीन वापस आ जाएगी, तो अटल जी ने कहा कि भाई विपक्ष में रहने की बात अलग होती है, सरकार में आने के बाद 50 चीजें देखना पड़ती है। तो हम जब पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तब हम देखेंगे। तो मोदी जी भी सरकार में है, मुझे लगता है मोदी जी जिस तरीके से चाइना से लगातार बातचीत चल रही है, चाहे वो बॉर्डर का इश्यू हो, चाहे वो अक्साई जगह का हो, भविष्य में जरूर कोई राह निकलेगी। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कल लोकसभा में जो जवाब दिया है कि चीन को लेकर, ये साफ साफ एक तो कांग्रेस को उन्होंने आईना दिखाने का काम किया है,
और सरकार ने अब तमाम मोर्चों पर इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान और चीन जिस तरीके से मिलकर एक ताकत बन रहे हैं, या किसी से छुपा नहीं है। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, भारत के तो दोनों दुश्मन है, पाकिस्तान से भी भारत ने युद्ध लड़ा है और चाइना से भी भारत मैं ने राहुल युद्ध गांधी लड़ा के है। प्रश्न तो पे आता हूं। चाइना और पाकिस्तान तो साथ हमेशा आएंगे ही। ये नहीं, ये अब ये आपने जो बात की, राहुल गांधी का सवाल ये है, और उन्होंने कहा कि मैंने 3-4 महीने पहले इसी हाउस में कहा था, देखो दोनों बहुत तेजी के साथ इनके इंटरेस्ट जुड़ रहे हैं, आप कुछ कीजिए। इस सरकार को जगाने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया, और आपने देखा कि युद्ध में चाइना ने पाकिस्तान की मदद की। तो सवाल यह कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, क्या वो अभी आजकल की 10-12 सालों की, 2 दशक की बात है क्या, कि इसी बीच में चाइना और पाकिस्तान इतने नज़दीक आ गए और चाहते हम तो ऐसा हम करने से रोक सकते थे? मुझे तो अभी आप लोगों को याद होगा, शाक्सगाम वैली जो है पाकिस्तान ने चाइना को कब गिफ्ट कर दी थी? 67-68 में, 60 के दशक में दे दिया था ना। एक घटना बताता हूँ आपको जी। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने खुद बताई थी, वो प्राइम मिनिस्टर थे, कि बीच में वीपी सिंह का समय, हालांकि उनका कार्यकाल 10-12 महीने का ही था, 11 महीने का, लेकिन पाकिस्तान के साथ बहुत तनावपूर्ण संबंध हो गए थे कश्मीरी आतंकवाद को लेकर के। जब वो, तो लग रहा था युद्ध हो जाएगा। वीपी सिंह ने खुद फर्स्ट, मतलब उन्होंने हम लोगों से चर्चा की, हम 2-3 पत्रकार बैठे हुए थे, तो बोले हमने चीन से बात की। अच्छा। और चीन से कहा कि भाई हम अपनी फोर्सेस का मूवमेंट वेस्टर्न बॉर्डर पे कर रहे हैं, तो आपसे हमें ये सहयोग चाहिए कि आप उस बॉर्डर पे कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। और चीन ने हमें आश्वस्त किया कि ठीक है, और उसके बाद हमने अपनी फोर्सेस का मूवमेंट वेस्ट की तरफ बढ़ा दिया। तो ये कोशिशें सरकारें करती हैं जब युद्ध वगैरह की स्थिति आती है, कि जो पड़ोसी मुल्क होते हैं उनको ये करती हैं, भाई आपके बॉर्डर पे। तो ये मुझे कहने का मतलब है कि दोनों देशों को अलग करने की बात ये है कि चीन खुल के जिस बार ऑपरेशन सिंदूर में आया है ना, या 71 में भी खुल के आया था, आप देखिए 71 में चीन पाकिस्तान के बिल्कुल खुल के साथ था, अमेरिका और चीन 2 देश सबसे ज़्यादा साथ थे। उसके बाद धीरे धीरे जब भारत के साथ चीन के संबंध, जैसे कारगिल में आप देखिए जब अटल जी थे तो चीन नहीं आया। कारगिल के समय हमने लड़ाई लड़ी, एक तरह से भारत पाकिस्तानी सेना से लड़ाई लड़ रहे थे। घुसपैठिए थे कौन? वो तो पाकिस्तानी सेना, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी, बाद में से पता लग गया। लेकिन उस समय की जो सरकार हमारी थी, भारत सरकार होती है, चाहे बीजेपी की रूल करे, कांग्रेस कर रही हो, अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, चीन को बैलेंस किया हमने। और चाइना नहीं आया उस तरह से खुल करके कारगिल के समय पाकिस्तान के साथ। ये बात मतलब भारतीय कूटनीति की एक विशेषता है, जो मुझे लगता है कि ये चैलेंज है कि पाकिस्तान। सर, एक नया एलिमेंट इसमें ये नहीं जुड़ गया, आप मानते हैं कि आज तो चाइना की इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ गए ना, ये सीपेक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना के $100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड है, बैलेंस है, तो हमारा बाजार इतना बड़ा चाइना के पास है, हम उसकी तो हमसे उनका सीपैक है, तो आप न्यूट्रल तो रह सकते हैं। आप खुल के उनके साथ आएंगे तो फिर तो भारत के साथ एक तरह से ये होगा ना, वादा खिलाफी होगी। तो वो मेरा कहने का मतलब है, वो एक डिप्लोमेटिक चैलेंज जरूर है भारत के सामने कि दोनों देशों को किसी तरह सेपरेट रखा जाए। बताइए, तो राहुल गांधी ने चेताया था, सरकार नहीं चेती। देखिए, राहुल गांधी का बस चले ना तो रोज सुबह उठ के 2 चेतावनी जारी कर दें, और उसके बाद वो एक सही हो जाएगी। जैसे हम लोग के गांव घर में वो हाथ देखने वाले होते हैं, तो बता देते हैं कि अच्छा आज जाओगे तो ये होगा, आज जाओगे ये होगा, कोई न कोई एक बात चल ही जाती है। राहुल गांधी ने जो जो कहा उसको जरा ध्यान से सुनना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा चीन और पाकिस्तान 2 फ्रंट है। कब कहा? कहते हैं कुछ महीने पहले सदन में कहा। अरे भाई, तो हम तो ये आज से जान रहे हैं, नेहरू जी की समझ जान रहे हैं, लेकिन नेहरू जी ने फिर भी चाइना को यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप दी। उनका यह तरीका था चीन को अपने साथ लाने का, नहीं ला पाए, हिंदी चीनी भाई भाई नहीं हो पाया। तो अब राहुल गांधी को पता नहीं इतिहास वगैरह पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, फिर चलिए उसके आगे आ जाते हैं, छोड़ देते हैं इंदिरा जी, नेहरू जी, राजीव जी, सबको छोड़ देते हैं। राहुल गांधी, डोकलाम के समय क्या हुआ था, उसका जवाब आज तक आया क्या? ट्रंप को झूठा करार देना है प्रधानमंत्री के मुंह से। राहुल गांधी ने क्या बताया उस पर? आपको कोई ऐसी जानकारी पक्की वाली मिली क्या? गलवान में जो हुआ, हम बराबर खड़े थे या पीछे हट गए? नहीं हटे ना पीछे। और तास न्यूज एजेंसी ने बताया कि जिस तरह से हेलीकॉप्टर की फेरी हुई, कम से कम 60, संख्या 100 तक भी जा सकती। तास हमारी न्यूज एजेंसी नहीं, रशियन न्यूज एजेंसी ने बताया। सवाल यह है कि हम कैसे भारत को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, लड़ाई होगी, एक दूसरे के नेताओं पर खूब तीखी तीखी टिप्पणियां होती हैं, कोई निकाल लीजिए, वो अपने पार्टी में भी खूब तीखी टिप्पणियां होती हैं, लेकिन जब आप देश को कमजोर करने लगते हैं तो राहुल गांधी बन जाते हैं। पिछले कुछ समय से लगातार ये हो रहा है। और जहां तक रही चीन का नाम लेने की बात, तो कहां चीन भारत को रोज कुछ ना कुछ कहे जा रहा है। चीन भी तो वही कर रहा है ना, डिप्लोमेटिकली अपनी जो पोजीशन है उसको स्ट्रांग कर रहा है, एडवांस करने की कोशिश कर रहा है। भारत भी वो कोशिश कर रहा है। क्या चीन
पाकिस्तान के साथ अपनी सेना लेके उतरा था क्या? नहीं उतरा। क्या अमेरिका पाकिस्तान के साथ उतरा था? नहीं उतरा। लोग करें मुनीर को लंच करा दिया। अरे भैया 2014 के पहले जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उसके पहले पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी जो पैसा कह लीजिए, दान कह लीजिए, राहत कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो कभी रुका ही नहीं था। रुका कब? जब नरेंद्र मोदी सरकार आई और उन्होंने कहा कि नहीं ये रोकना पड़ेगा, और यही ट्रंप रोके थे। ठीक। आज उनको अपनी दूसरी डिप्लोमेटिक चाइना पाकिस्तान हमेशा से ही दोस्त रहे, आप ये कह रहे हैं? हमेशा हमेशा। एक चीज हर्षवर्धन जी भूल गए कि FATF में पाकिस्तान को कब डाला गया था और कब फ्री उससे बाहर निकाला गया? FATF में सर ब्लैक लिस्ट में था। FATF में 2012 में डाला गया था सर, ब्लैक लिस्ट और में था 2022 में निकाला गया। तो ऐसा नहीं है मतलब कि सब कुछ हरा हरा नहीं अभी है। भी नहीं निकला। नहीं FATF की ग्रे लिस्ट में। नहीं, ग्रे लिस्ट में निकल गया है। अब चेक ग्रे लिस्ट में नहीं, ग्रे लिस्ट में नहीं है। अब वो किसी लिस्ट अब वो नहीं है। अब तो वो यूनाइटेड नेशन का वाइस चेयरमैन है एक कमेटी का नहीं, अगर आपकी बात भी हम मान लें तो 2014 से 22 तक FATF की ग्रे लिस्ट में था ना। आप यही कह रहे हैं 22 में निकाला गया। 22 में निकला। मैं ये कह रहा हूँ अंतरराष्ट्रीय स्थितियों को क्या हम देश के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करेंगे? नहीं ये करना सवाल चाहिए, नहीं करना चाहिए। बस इतना ही, और क्या है? नहीं, जैसे आपने कहा कि वो तब रुका तो मैं खाली तथ्य वो भी है साथ में। नहीं, मैं तो उसी इसको तथ्य कह रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय ये विषय भी उठा पार्लियामेंट में। हाँ नहीं, ठीक है, ये विषय भी उठा के खिलाफ हमारे नेता विपक्ष को नहीं इस्तेमाल क्या करना। FATF में हम भारत दबाव डालकर दोबारा डलवा सकता है ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में? ये भी बात भी उठी है कल बात, लेकिन चाइना की हो रही है। और खासतौर पर उन्होंने कोट किया था राहुल गांधी ने, जो हमारे वाइस चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, उनकी बात को कि चाइना ने लाइव लैब बना दिया अपने हथियारों का पाकिस्तान को, और रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही थी। तो वो उनको उस कोट को पढ़कर उन्होंने कहा कि क्या किया भारत ने इस विषय में। ये तो आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? क्या डिप्टी चीफ ने गलत तरीके से ब्रीफ किया था? ये कह रहे हैं। मैं इस सवाल से तो सहमत नहीं हूँ। तो डिप्टी चीफ ने जो हमारे हुआ था, राहुल सिंह जी ने जो कहा है वो तो सही कहा होगा ना। और उनके पास तो बिल्कुल मतलब मिनट दर मिनट वो होगी, एक्सपीरियंस रहा होगा और उनके पास सारी बातें। क्या मोदी सरकार ने ये गठजोड़ मजबूत होने दिया पाकिस्तान चाइना का? नहीं, पाकिस्तान चाइना का मोदी सरकार ने गठजोड़ नहीं होने दिया, लेकिन हमारी सेंसिटिविटीज़ पर मेरे को हैरानी हो रही है थोड़ी सी कि अक्साई चीन की चर्चा करें, नेहरू ने जमीन दे दी, तो वो क्या भारत के लिए शर्मिंदगी की बात है कि कांग्रेस के नेता नेहरू के लिए शर्मिंदगी की बात है? भारत युद्ध हारा था, भारत की बात है। नहीं, तो रोज आप जब जिक्र करते हैं इस बात का, तो भारत को शर्मिंदा करते हैं या सिर्फ नेहरू को शर्मिंदा करते हैं? सर, हर सिक्के के दो पहलू हैं। हर 1 लाख बार कहा गया होगा डोकलाम नरेंद्र मोदी की पर- लाल आंख कहां चली जाती है शी जिनपिंग को देख के। वो आपको तुरंत याद आ जाता है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि यहां मैं यही बदनामी कह रहा किसकी हो रही है? नहीं, तो वही बात, तो वो बात नेहरू से मोदी तक एक ही है। आप दो सहमत, तरीके से इस अलग पे अलग सहमत। मत देखें। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं, नेहरू को जब आप कहेंगे तो भी आप देश को वो शर्मिंदा कर रहे हैं, और मोदी को कह रहे हैं तो भी शर्मिंदा कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात। चीन और पाकिस्तान का रिश्ता तो बहुत पुराना है, लेकिन हम उसके साथ अलग अलग समय पर अलग अलग काम करते रहे। चीन के साथ रोज राहुल गांधी एक मीटिंग में मिला है, उसको कहना और चीन के साथ भारत सरकार के ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं, इस पर चर्चा करना अलग अलग मुद्दा है। अभी क्या हुआ है, आपने कहा कि ट्रंप साहब के लिए तो बोल दिया प्रधानमंत्री ने, मैंने कहा कि उस पर ठीक बात की है, लेकिन क्या चीन पर भारत सरकार ने कुछ बोला है? जब ये हमारे डिप्टी चीफ कह रहे हैं कि भाई ये वो लाइव लैब बना दी, दूसरा जो जहाज मिले, जो मिसाइल्स मिले, वो सब चाइना ने दिए हैं, लेकिन क्या भारत सरकार ने एक भी बात चीन को लेकर कही है? फिर छोड़िए, फिर वहीं पर आते हैं डिप्लोमेसी में कि क्या चीन के एम्बेसडर को भारत सरकार ने बुलाया और कहा ये क्या तमाशा चल रहा है? SCO की बैठक में रक्षा मंत्री वहां पर हैं और ज्वाइंट डिक्लेरेशन में नहीं है, डिक्लेरेशन में नाम। क्या भारत सरकार ने उस पर कोई रुख अख्तियार किया? नहीं किया। विदेश मंत्री जी वहां चले गए और कह रहे हैं हमारे दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर हो रहे हैं। मुझे बताइए किस स्तर पर बेहतर हो रहे हैं संबंध? क्या नया ऐसा काम हुआ है? SCO के बाद ब्रिक्स में नाम आ गया सर। पहले ब्रिक्स में पहलगाम का ही बात कर नहीं, रहे ब्रिक्स अलग चीज है, SCO की बात कर रहा हूं मैं। वहां भी चाइना था क्योंकि ब्रिक्स नहीं, तो वो ब्रिक्स उस तरह से अलग चीज है, चाइना अलग चीज। ब्रिक्स में भी पहलगाम की निंदा की गई है। हाँ। वो तो सबने की नहीं, है। दूसरी बात मैं दूसरे आगे चल रहा हूँ पाकिस्तान का कि भी भारत और चीन के बीच ऐसे संबंधों में क्या बेहतरी हुई है कि हम वहां पर एयरलाइंस सर्विस शुरू कर रहे हैं दोबारा से। ठीक है। विदेश मंत्री ने जाकर कहा कि हमारे दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर हो रहे हैं। और फिर मैं बात करता हूं कि हमेशा कंज्यूमर इज द किंग। जी। जब हम $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट के साथ चीन के साथ चल रहे हैं, तो उनकी तो इतनी हैसियत ही नहीं होनी चाहिए कि हमारे खिलाफ कुछ काम करें। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पार्लियामेंट में हुई बहस पर यहां पर भी हुई बहस,
और अच्छी बहस हुई, कई मुद्दों पर हमने बात की, पाकिस्तान पर, चाइना पर, मोदी के जवाब पर, राहुल, अखिलेश, प्रियंका के सवाल पर। अब मैं आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। पहलगाम के आतंकवादी हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और यह है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में पहलगाम टेरर अटैक में टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट मतलब लश्कर तैयबा इसकी भूमिका को लेकर बड़ा दावा किया गया है। यूएनएससी की रिपोर्ट में पहली बार ऑफिशियली यह कहा गया है कि टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट इसी ने पाकिस्तानी आतंकी पहलगाम में आतंकी हमले की दो बार जिम्मेदारी ली, उसके बाद मुकर गया। और इसके साथ इसने एक तस्वीर भी जारी की थी पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद की। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस हमले को पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा के समर्थन के बिना अंजाम नहीं दिया जा सकता। यह बहुत बड़ी बात है। यूएनएससी की 36वीं रिपोर्ट में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र है और रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस वारदात में 5 आतंकवादी थे। रिपोर्ट यह भी कह रही है कि टीआरएफ ने 22 अप्रैल को ही हमले की जिम्मेदारी ले ली थी। उसी दिन उसने इसकी तस्वीर भी जारी कर दी थी। इसके बाद 23 अप्रैल को अगले दिन टीआरएफ ने फिर इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन 26 तारीख को उसने अपना बयान वापस ले लिया, अपना दावा वापस ले लिया। उसके बाद किसी और संगठन या समूह ने अभी तक इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने भारत के दावों को सही ठहराते हुए यह कहा है कि यह हमला लश्कर तैयबा के समर्थन के बिना मुमकिन नहीं था और टीआरएफ और लश्कर तैयबा के बीच संबंध हैं। रिपोर्ट यह भी कह रही है कि आतंकी संगठन पहलगाम टेरर अटैक के बाद उपजे हालात और क्षेत्रीय तनाव का फायदा उठा सकते हैं। और इससे पहले आपको याद है कि अमेरिका ने पिछले महीने ही टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया था और उस पर बैन भी लगाया था। एक दो चीजें और इस रिपोर्ट के अंदर जो हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं वो भी आपको बता देता हूं कि ये तो अपने आप में बड़ी बात है ही कि ये बात जो है वो कह रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखिए इसमें एक दो बातें और महत्वपूर्ण जो कही गई हैं वो ये हैं। रिपोर्ट ये कहती है वन मेंबर स्टेट said the attack could not have happened without लश्कर तैयबा। आप कहेंगे ये तो भारत भी हो सकता है, उसमें नाम नहीं है देश का। वन मेंबर स्टेट said this attack could not have happened without लश्कर तैयबा की लश्कर तैयबा सपोर्ट and that there was a relationship between LET and TRF। दोनों के बीच संबंध है, लश्कर तैयबा के बगैर TRF नहीं कर सकता और TRF नहीं किया था। ये एक मेंबर स्टेट ने बोला। फिर अगली लाइन है अनदर मेंबर said, यानी एक और देश ने बोला that the attack was carried out by TRF who was synonymous with LET। मतलब TRF ही LET है, LET TRF है। One member state rejected these views। समझ सकते हैं किसने रिजेक्ट किया होगा, ये पाकिस्तान है। And said that LET was defunct, कि LET तो अब है ही नहीं, LET तो खत्म हो गया। तो ये तो पाकिस्तान समझ में आता है। दो देश कौन हैं? एक मान लिया भारत है जो कह रहा है कि लश्कर तैयबा और ये दोनों एक ही चीज है। वो एक और देश भारत के साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के दावे को हूबहू पेश कर रहा था। ये भी तो हमारी कोई अचीवमेंट है कि नहीं है सर? ये बड़ा अचीवमेंट है। मैं ये रिपोर्ट पढ़कर आ रहा था, फिर हम लोग चर्चा में आ गए। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है जी। और ये रिपोर्ट की कॉपी यदि आपके तो खैर मित्र हैं चिदम्बरम साहब को भी पहुंचाइए क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान का कोई आतंकवादी उसमें नहीं है। तो ये एक यूएनएससी की रिपोर्ट में बातें ऐसे आप सीरियसली ले लेते हैं लोग, कभी कभी मजाक। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, लेकिन आप अभी भी राहुल जी को अंधेरे में रखना चाहते हैं। चिदम्बरम तक ही चिट्ठी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यूएनएससी की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है और उस रिपोर्ट में जिस तरह से जिक्र किया गया, मैं सुबह इसको देखा था ये रिपोर्ट को लेकर और उसमें बहुत डिटेल में इस बात को दिया गया, जोर दिया गया कि भाई टीआरएफ और जो लश्कर तैयबा एक ही हैं, उन्होंने लिया है। और मतलब उस रिपोर्ट में जब इसका जिक्र किया गया तो इसका मतलब यूएनएससी मानती है कि ये घटना मतलब पाकिस्तान के सपोर्ट से लश्कर तैयबा का मतलब क्या है? पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका दोनों कहते हैं। वो भी मतलब इस बात को मानते नहीं, तो वो इस बात को खारिज भी कर सकते थे कि भाई ठीक है इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन उसको कहा गया है और ये भारत के पक्ष को ज्यादा मजबूत करता है। ठीक है, वैसे अब दुनिया भर में जैसे कल भी बहस में भी हुआ कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि 193 में से 3 देशों ने केवल पाकिस्तान का समर्थन किया है उस मसले पर, तो 190 देश वहाँ पर हैं, यूएनएससी की बैठक में है। और इसमें बहुत कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई पॉलिटिकल मायने में पॉलिटिकल अपने इंटरेस्ट की वजह से ऐसी बात कर रहा हो। और जो हमारे प्रतिनिधिमंडल में सारे राजनीतिक दल गए थे उन्होंने भी ये सब बात की है, लेकिन यूएनएससी की ये बात भारत के
ये पुख्ता करती है और डिप्लोमेटिक विन के तौर पे भी इसको देखा जाना चाहिए। हम डिप्लोमेटिक डिफीट तो बहुत सारी करते हैं चर्चा, नहीं डिप्लोमेटिक विन पे है, डिप्लोमेटिक विन है, विन है तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि दो अलग अलग एंटिटी हैं, यूएन और अमेरिका। पहले अमेरिका ने किया था, अब यूएन कर रहा है। यूएन तो इंटरनेशनल सबसे एंटिटी है भाई, जितनी वो अलग बात है, लेकिन यूएनएससी उसकी सबसे महत्वपूर्ण बॉडी है, सिक्योरिटी काउंसिल। और अगर वो उसने जो रिपोर्ट जारी की है वो सीधे सीधे भारत का जो दावा है, भारत का जो पक्ष है, उसकी पुष्टि ही नहीं है, प्रमाणित कर रही है वो। क्योंकि लश्कर तैयबा और टीआरएफ अलग अलग नहीं है, एक ही है। लश्कर तैयबा का नया नाम टीआरएफ है, आप ये मान के चलिए। और ये जब वो कहते हैं पाकिस्तान के लोग कि लश्कर तैयबा डिफंक्ट हो चुका है, तो वो टीआरएफ उसका नया अवतार है भाई। और आतंकवादी संगठन हमेशा इस तरह काम करते हैं, उनका तरीका यही है। वो नाम जब उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उनको आतंकवादी संगठन घोषित कर देती हैं, तो फिर वो अपना नाम बदल लेते हैं। और नाम बदल के फिर उनका क्यों क्या होता है, जब आप आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता है तो अकाउंट सीज होते हैं, फंडिंग रोकी जाती है। दावा बन गया था, हाँ, जमात दावा बन गया था, याद करिए। ये तो इस तरह से होते हैं बहुत सारे कंट्री। आज हिजबुल मुजाहिदीन का नाम आप सुनते हैं? हाँ, वही कह रहा हूँ, और नाम हो गया होगा, लश्कर तैयबा में सब शामिल हो गए उसके बाद। और मजेदार बात यह है कि इस बात को पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एक ही व्यक्ति है, इशाक डार ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बड़ा चौड़ा होकर बताया था कि हिंदुस्तान तो ऐसे ही किसी का नाम डलवाना चाहता था यूनाइटेड नेशंस के सामने कि इसने किया आतंकवादी हमला, हमने नाम निकलवाया बाहर। और बात सही है, उस वक्त पाकिस्तान और चाइना की वजह से वो नाम नहीं डल पाया था, आज वही यूनाइटेड नेशंस नाम डाल रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, ये जो बात कही गई है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम के द्वारा कही गई है। किस चीज की मॉनिटरिंग टीम? ये मॉनिटरिंग टीम है 1267 सैंक्शंस कमेटी की। 1267 सैंक्शंस कमेटी आईसिस और अलकायदा इन दोनों समूहों के ऊपर नजर रखती है। उस मॉनिटरिंग टीम ने यह बात कही है, और 1267 कमेटी के किसी भी रेजोल्यूशन को या किसी भी बात को तब तक अडॉप्ट नहीं किया जा सकता जब तक सारे मेंबर स्टेट यूनाइटेड काउंसिल के, यूएनएससी के सहमत ना हो। मतलब इस बार चाइना भी सहमत था। हाँ, वही मैं कहने वाला था, ये कंसेंसस से ही हो सकता है। ये मुझे लगता है जो चाइना के साथ हमारी डिप्लोमेसी थोड़ी सी अभी आगे बढ़ी है जी, जिसमें जयशंकर जी गए, पहले डोवाल साहब गए थे, तो चाइना ने हो सकता है वहां जो विरोध करता था चाइना, वो उसका विरोध उसने खत्म कर दिया हो नाम डालने में, क्योंकि वो एक परमानेंट मेंबर है। तो चाइना, रूस, ये जो देश हैं, और इसीलिए टीआरएफ का नाम आया और टीआरएफ के बारे में इस तरह रिपोर्ट आई। ये भारत की कूटनीतिक विजय इसलिए भी है कि हमने चीन को भी डाइल्यूट किया, चीन का विरोध जो है उसको डाइल्यूट किया होगा, और पाकिस्तान का जो वो था प्रभाव उसको भी कमजोर करके टीआरएफ का नाम डलवाया। और कहीं ना कहीं अमेरिका का भी विरोध जो है, अमेरिका भी हमारे साथ आया होगा। और आज दुनिया तभी नाम आया पाकिस्तान से कि तुम इसको क्यों बचा रहे थे, तुम इस टीआरएफ को क्यों बचाना चाहते? लेकिन ये सब इसके बावजूद हो गया कि राहुल कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने कहा था कि वो तो पाकिस्तान से आए ही नहीं थे। चिदम्बरम इसके बावजूद हो गया, राहुल कांग्रेस की इतनी मेहनत के बावजूद ये सब हो रहा है। इसका जिक्र भी तो करना पड़ेगा ना, वो आप करिए, क्योंकि बाकी कूटनीति तो सब कर ही रहे हैं। लेकिन सोचिए कि वो भाषा और सचमुच अगर चिदम्बरम साहब का चेहरा हटा दें, कोई सुने तो लगेगा पाकिस्तान का कोई विदेश आगे वो खबर है, तो थोड़ा आता हूं उस पर मैं। अब कल जब चर्चा चल रही थी, अब दो बातें जोड़ूंगा, कल प्रधानमंत्री ने क्या बोला था और आज पाकिस्तान में क्या चला टीवी पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कल जवाब देते हुए लोकसभा में कांग्रेस पर खूब हमले किए, और उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग भारतीय सेना के बयान पर विश्वास नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान के झूठ और दुष्प्रचार को आगे बढ़ाते हैं। फिर उन्होंने कहा, एक तरफ भारत आत्मनिर्भरता के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से कांग्रेस को पाकिस्तान से मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। दुर्भाग्य, कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के ऐसे ही प्रपंच के प्रवक्ता बन चुके हैं। देश की सेना ने सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक की तो तुरंत कांग्रेस वालों ने
सेना से सबूत मांगे थे। आतंकवादी रो रहे हैं, आतंकवादियों के आका रो रहे हैं, और उनको रोते देखकर यहां भी कुछ लोग रो रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ये बात कल अपने एक राजनीतिक विरोधी के लिए कह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में जो हुआ उससे आप ये कह सकते हैं कि लो, कल ही तो बोला प्रधानमंत्री ने, आज ये हो भी गया। ऐसा क्या हुआ? संसद में अपने भाषण के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस वक्त वाकई पाकिस्तानी चैनलों में हेडलाइन बने हुए हैं, जो उन्होंने कहा उसकी वजह से। पूरा भाषण ही पढ़ दिया मेरे ख्याल से इस महिला ने हेडलाइन में, जो है सभी कुछ बता दिया कल क्या हुआ था। लेकिन यही अब बीजेपी के लोग यही कह रहे हैं कि देख लो, ये तो कल यही होना था। और स्पेशली वो बात कि आधे घंटे में सरेंडर कर दिया, राहुल गांधी ने कहा आधे घंटे में सरेंडर कर दिया, हर मोर्चे पर फेल। सलीम जी, देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ही सिर्फ जो भाषण रहा है उसकी बाइट्स नहीं चली वहां पर। चिदम्बरम ने जो बयान दिया था वो कल सुबह पाकिस्तान में बहुत चला है। वो तो बहुत बड़ी बात, बहुत पाकिस्तान में चला है कि देखिए, एक पूर्व गृह मंत्री केंद्र सरकार के बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से नहीं आए थे और हम पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कल जब चिदम्बरम ने जब बयान दिया था इस तरह का, अगर राहुल गांधी तभी उसका खंडन कर देते स्पष्ट रूप से ट्विटर पर या सार्वजनिक रूप से कि चिदम्बरम के बयान से कांग्रेस पार्टी हम सहमत नहीं है, तो मुझे लगता है वह उस बयान का इतना नुकसान कांग्रेस को नहीं किया। कांग्रेस किसी ने नहीं किया बयान का, बस चिदम्बरम ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कांग्रेस पार्टी की मीडिया टीम से किसी ने कहा कि ये इनका निजी बयान है, हम सहमत किसी ने नहीं कहा। राहुल गांधी को करना, चिदम्बरम जैसा नेता अगर कह रहा है, देश का वित्त मंत्री रहा है, देश का गृह मंत्री रहा है, अगर वो जो पार्लियामेंट में जब ऑपरेशन सिंधु पर चर्चा करने जा रहे हो और चिदम्बरम सुबह यह बात कह रहे हैं कि भाई क्या सबूत है आपके पास, वो पाकिस्तान से आए थे, राहुल गांधी को तत्काल इस बात पर चिदम्बरम से पूछना चाहिए था। तत्काल राहुल गांधी को ट्विटर पे और सोशल मीडिया पर बयान देना था कि भाई हम चिदम्बरम के पास सहमत नहीं है। और जब अगर आप बाहर नहीं कह रहे हो तो लोकसभा में तो बोल सकते थे। प्रियंका जी ने हाँ इस बारे में बोला था, प्रियंका जी ने कहा कि भाई चिदम्बरम जी ने ये बोला है, तो बोला कि किसी ने बोला हो, हमारा ये स्टैंड है, कांग्रेस का स्टैंड ये है कि हम पाकिस्तान। ऐसे तो वैसे तो राहुल गांधी ने भी आते ही कहा था। कल पार्लियामेंट में राहुल गांधी बोलते थे ना कि मैं चिदम्बरम की बात से सहमत नहीं हूं, पार्लियामेंट में चिदम्बरम का जिक्र नहीं किया। जब आप इतना बोल रहे हो वहां पर पाकिस्तान के लिए, तो आप ये बात ही बोलते कि चिदम्बरम टीवी पर चले, कल सुबह जम के चले चिदम्बरम वहां पर लगातार इस बात को लेकर। राज्यसभा में बोले, चिदम्बरम ने कल राज्यसभा में बोला है और उनसे पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के आप क्या कामयाब मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं इसको कामयाब मानता हूँ। तो उनका इससे असर पड़ेगा आतंकवाद पे, बोले ये समय बताएगा। उन्होंने कहा मैं कामयाब मानता हूँ, चिदम्बरम ने कहा, जो मैंने आज अखबार में पढ़ा है रिपोर्ट। ठीक है। अब ये जो खैर टीवी, पाकिस्तान के टीवी पे तो चला, आपने इतनी लंबी हेडलाइन सुनी जो वहां पर, उसमें राहुल गांधी के बयान का जिक्र किया, आधे घंटे में ही सरेंडर कर दिया, हर मोर्चे पर फेल, क्यों नहीं रोक पाए ट्रंप को ये बोलने से बार बार कि मैंने सीज फायर कराया, मुनीर को लंच कराया प्रोटोकॉल तोड़ करके, इस बात से भारत में जलन है, ये सारी बातें। प्रियंका गांधी का भाषण भी उसके अंदर उन्होंने कोट किया। अब ये सब मैं इसमें थोड़ी सी एक नुआंस्ड बहस करता हूँ आपसे। मुझे बताइए, हम बतौर इंडियन मीडिया हम भी पाकिस्तान की उन लोगों की बात सुनाते हैं ना जो वहाँ की सरकार को गाली देते हैं? हाँ सुनाते हैं, हम भी सुनाते हैं। मैं पूछना ये चाह रहा हूं, क्या राहुल गांधी या इंडियन ऑपोजिशन को कुछ कहते वक्त इस बात के लिए, इस बात से कॉन्शियस होना चाहिए कि मेरी बात पाकिस्तान में कैसे लेगा, या मेरी बात पर वो लोग क्या करेंगे? क्या कुछ कहते हुए इस बात कॉन्शियस रहना चाहिए? नहीं, कॉन्शियस रहना चाहिए, लेकिन एक मैं बताऊं, मान लीजिए आप उलट दीजिए, मान लीजिए सरकार में कांग्रेस है, राहुल गांधी है, और यही सब हो रहा है, ट्रंप मुनीर को बुला रहे हैं और ये स्थिति हो रही है, तो क्या बीजेपी के नेता मुद्दा नहीं उठाते कि साहब मुनीर को लंच करा दिया, मुनीर को कर दिया, आप क्या कर रहे थे? बोलते ना, या ये वो चुप रहते? क्योंकि ये मुद्दे तो ऐसे, अब इसका पाकिस्तान क्या इस्तेमाल कर रहा है, वो तो पाकिस्तान, जैसे आपने कहा कि हम भी इस्तेमाल करते हैं, जब इमरान खान ने शहबाज शरीफ और उनके खिलाफ बोला, या उनके लोग बोलते हैं, तो ये तो होगा। लेकिन ये जरूर है कि चिदम्बरम जैसा बयान जो है, देखिए ट्रंप ने मुनीर को बुलाया, ये तो बोला जाएगा। सरेंडर मोदी जी ने, राहुल नहीं, सरेंडर शब्द से मैं बिल्कुल सहमत हूं, गलत है, वो गलत है। सरेंडर किसी भी प्रधानमंत्री के लिए बोलना, और मैं हर्ष जी कहते हैं, हम सब कहते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, चाहे नेहरू जी हो और चाहे मोदी जी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे अटल जी हो, भारत के प्रधानमंत्री हैं। जब आप सरेंडर की बात करते हैं तो भारत का सरेंडर हो जाता है, इसलिए मैं उस सब से बिल्कुल सहमत। हाँ, चिदम्बरम का बयान जरूर आपत्तिजनक है, उनको जरूर सोचना चाहिए कि उनके इस बयान का क्या असर पड़ेगा, ठीक है, इस तरह की बातों का। क्या कहेंगे हर्षवर्धन जी, पाकिस्तानी मीडिया ने जिस तरह कैरी किया कल का सब कुछ? देखिए, इसको थोड़ा सा और नीचे जाइए, डीप डाउन अंग्रेजी में कहते हैं ना,
सरकार के खिलाफ बोलने पर उतना नहीं आनंद आता किसी दुश्मन देश को। आनंद आता है जब उस देश का पक्ष कमजोर हो रहा हो। आप इसको ऐसे देखेंगे तो ज्यादा समझो। हम कब उनके यहां के बयान चलाते हैं? जब पाकिस्तान को हम कुछ कह सकें, पाकिस्तान को हम किसी तरह से कमजोर साबित कर सकें। भारत सरकार नहीं, भारत देश जब वो कमजोर दिखने लगता है। अब जितनी बातें राहुल गांधी ने कही हैं, विनोद जी ने वो ठीक बात कहा कि सरेंडर नहीं कहना चाहिए, लेकिन वहां तो पूरी लड़ाई है भाई। नरेंद्र सरेंडर, इंदिरा गांधी आके बोल रही हैं। अब आप कल्पना कर रहे हैं इंदिरा गांधी कुछ नहीं बोल, इंदिरा गांधी कहां? इंदिरा गांधी, अरे भाई आप लोग, जब मैं बोल रहा हूं तो शब्द सुनिए ना। इंदिरा गांधी आके बोल रही हैं। जैसे चुनाव के समय बाबा साहब अंबेडकर से एआई से आशीर्वाद लिया था अरविंद केजरीवाल ने, और फिर थप्पड़ अच्छा, वो एआई की बात कर बाबा साहब ने, तो वैसे इंदिरा जी एआई से आई जो कार्टून और उन्होंने कहा नरेंद्र सरेंडर करो। अब जब इस स्तर पर इतना नीचे गिर जाएगा विपक्ष, मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल अभी विनोद जी ने बहुत अच्छा कहा कि अगर भाजपा के लोग होते तो क्या करते। होते क्या सर, आप तो बहुत ज्यादा देखें, भाजपा के लोग तो थे ना, हमला करते ही थे। लेकिन इस तरह का कोई हमला आपके ध्यान में हो इंदिरा जी और नेहरू जी पर जब वो लोग सत्ता में थे, या और छोड़िए राजीव गांधी पर, उन पर भी कोई ऐसा हमला नहीं हुआ। और मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति में कल को नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाइए, अमित शाह पे आरोप लगाइए, राजनाथ सिंह पे आरोप लगाइए, जिस पे लगाना हो लगाइए, लेकिन जब देश सीधे सीधे युद्ध की स्थिति में है, और भैया ये जख्म है, ये नासूर है, कट के हमसे गया, आज तक पीड़ा दे रहा है, इसकी तो सर्जरी होगी ही होगी, आज नहीं तो कल होगी। लेकिन आप पहले से ये माहौल उसके पक्ष में बना दें और वहां इस तरह से चले, ये चिंता की बात है। अच्छा, कल यही नहीं कहा गया, कल तो ये भी कहा गया कि पहलगाम के हमलावरों को या आतंकवादियों को मारा गया ऑप महादेव में परसों, तो ये ऑपरेशन उसी दिन क्यों हुआ, ये बात उठाई, कई लोगों ने उठाई, खासकर अखिलेश यादव ने इस सवाल को उठाया। एक्चुअली हुआ है कि गृहमंत्री ने आते ही ये खबर दी, और फिर गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि मुझे तो लगा था ये खबर मैं दूंगा तो सत्ता पक्ष विपक्ष सब मिलकर ताली बजाएंगे, सब मुझे हर जगह खुशी दिखाई देगी, लेकिन यहाँ तो स्याही पड़ गई है इनके सामने, इनके चेहरों पर, विपक्ष के चेहरों पर। तो अखिलेश यादव ने यह कहा कि हमसे ये कहा कि हम क्यों नहीं प्रसन्नता दिखा रहे इस बात पर। तो उसकी वजह की ये सवाल है कि ये कल ही क्यों हुआ, और फिर प्रधानमंत्री ने भी इस बात को पिक कर लिया, अखिलेश यादव की इस बात को सुनिए। की बात महोदय ये पूछ रहे हैं कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अब सुनिए इस पर प्रधानमंत्री का जो रिप्लाई था। मैं हैरान हूं, यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? हो गया है लोगों को हताशा, निराशा इस हद तक। ढूंढा गया ना ढूंढा गया, कल सावन महीने का सोमवार था, परसों जिस दिन ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन महादेव, लेकिन महादेव का ये ऑपरेशन का नाम प्रभु महादेव पर नहीं, वो महादेव पहाड़ियों पर, चोटी जो है ना, जहां वो चोटी का नाम महादेव, चोटी का नाम महादेव। एक चीज और मैं जोड़ दूं, अभी मैं थोड़ा सा सर्च कर रहा था, आपने जो कंट्रीज यूएनएससी की रिपोर्ट, क्योंकि वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी थी, तो उसमें थोड़ा सा आपको बता दूं कि जिन दो देशों ने सपोर्ट किया, मतलब ये कहा कि भाई पाकिस्तान ये लश्कर तैयबा का इन्वॉल्वमेंट है, और इंडिया का सपोर्ट जिन्होंने किया अभी इसमें यूएनएससी वाली जो रिपोर्ट है, उसमें दो देश हैं, यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए मतलब अमेरिका और फ्रांस, और जिसने खारिज किया है वो है चाइना। अच्छा, चाइना खारिज किया ये तो मैंने कहा थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण है, बात तो अच्छा है। तो चाइना ने अगर ये दो, चाइना वही है जहां था, और अमेरिका भी वही है जहां था। मुनीर को लंच करा के भी टीआरएफ को आतंकवादी, केवल चाइना ने उसको ये अच्छी किया है, जानकारी उसको देख रहा था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वो फिर वो यूनानिमस वाली बात तो नहीं है, इसका मतलब चाइना वही है जहां था। हम लोगों का आकलन गलत था। लेकिन अब ये सवाल आपने अच्छा किया सर, ये सवाल की क्यों हुआ सोमवार कोई एनकाउंटर ढूंढ तो रहे हो 22 अप्रैल। यदि आपको ध्यान हो कि अमित शाह जी ने इसका जवाब दिया था कि वो ऑपरेशन बहुत लंबे समय से चल रहा था,
और वहां पर एक आतंकवादी उससे पहले मारा गया था, उसी में उस जगह पर दाची गांव में, और उस जगह पर तो वो और ये इस तरह के जो ऑपरेशन, आप कभी श्रीनगर गए हैं, श्रीनगर के पहाड़ी इलाके में जाएंगे तो एक दिन में तो कुछ भी नहीं हो सकता वहां पर। मेरा सवाल वो तो ठीक है, उत्तर बड़ी रिप्लाई डिटेल में दिया था गृह मंत्री ने जी। इतना मिसट्रस्ट और ये एनकाउंटर हुआ तो हम पूछें कि मिसट्रस्ट नहीं है, हुआ परसों ही क्यों? ना सौरभ जी, मिसट्रस्ट नहीं है, और मैं ये कह रहा पूरा हूं भरोसा है। नहीं मिसट्रस्ट तो ये ऑपरेशन महादेव को आप जोड़े नहीं जोड़े, सोमवार है वो नहीं, यदि इनको विपक्ष को सवाल करना था तो ये करना था कि भाई रक्षा मंत्री जी के जवाब से पहले ये ऑपरेशन खत्म कैसे हुआ या वो मारे गए, तो क्या सरकार ये भूमिका बना रही थी? मतलब एक पॉलिटिकल सवाल तो ये हो सकता था कि क्या ये जब जवाब मारे गए आतंकवादी और उसके बाद गृह मंत्री जी ने जवाब दिया, रक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया, इतने समय से क्यों नहीं हुआ? अब ये सोमवार से जोड़ना महादेव, अब बहुत सारी जानकारी सोमवार को क्यों नहीं बता दिया गवर्नमेंट ने, मंगलवार की सुबह क्यों बता रहे हैं होम मिनिस्टर? उस समय कंफर्म नहीं हुआ था। आपको याद हो कि हम लोग थे सोमवार, कहा कि चंडीगढ़ भेजा था, 4 बजे आया रिपोर्ट भेजी। मुझे लगता है विपक्ष को इस पे सवाल नहीं पूछना चाहिए, और ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, विपक्ष को तो स्वागत करना चाहिए सुबह 5 बजे सरकार, क्योंकि सरकार को जब जवाब देना स्वागत करना चाहिए। जब इस वक्त ये कंफर्म हो गया कि पहलगाम के आतंकवादी थे तो विपक्ष को भी थपथपा के स्वागत करना चाहिए था और सुरक्षा बलों को और सेना को बधाई देनी चाहिए। इस सवाल पर क्या कहना है? नहीं, ये वैसा का वैसा सवाल है, ऐसा इत्तेफाक है कि ये वैसा ही का वैसा सवाल है। जिस दिन शुरू हुई उसी दिन जैसे सर्जिकल स्ट्राइक पर आप सवाल कर रहे थे ना, मुझे लगता है ये सवाल। सौरभ जी, फिर आप लोग अभी कहेंगे इतिहास में जाना पड़ता है, कांग्रेस करगिल विजय दिवस तक नहीं मनाती है भाई। आप गजब बात कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री राहुल गांधी का संकट ही यही है कि वो सब कुछ, मतलब जो कुछ भी देश का है वो सरकार से जोड़कर सोचते हैं कि हमें इससे लड़ना है। ऑल्दो सवाल अखिलेश, असली ये सवाल अखिलेश, ये अखिलेश कहता है, लेकिन वो ऐसा थोड़ी ना है, मैं इसीलिए कह रहा हूं। और जब आप ये कहते हैं कि ये दिन, अरे भाई अगर कुछ भी करके कर लिया तो हम इतनी कमांड में हैं, जब चाहे तब आतंकवादी को मारते नहीं, ये छोटी बात है। और मैंने पहले भी कहा था, जो काम अमेरिका, जो काम इजराइल, जो काम चाइना, जो काम रशिया करता था, आज हम वो कर रहे हैं। हमारी स्थिति बदल गई। और जब आप मजबूत होते हैं तो आपका दोस्त भी दुश्मन हो जाता है। वो तो डायलॉग है ना हमारे यहाँ, तो फिल्में तो हिंदी बड़ी अच्छी होती है कि दोस्त जो है वो और दिक्कत नहीं होती, लेकिन टॉप कर जाए तो बड़ी परेशानी। तो दोस्त पे परेशानी होती है। भैया ये तो देश है, भारत इतना मजबूत हो रहा है तो क्या अमेरिका, क्या चाइना, सबको बुरा लगेगा? ठीक, बहुत सारी बातें हुई कल पार्लियामेंट में हुई चर्चा की। अब मैं आपको कुछ और पॉलिटिकल न्यूज़ देता हूं। बिहार से एक खबर आ रही है। बिहार में क्राइम के खिलाफ चिराग पासवान ने जो मोर्चा खोल रखा था, आपने सुने, उसमें बहुत सारे बयान उन्होंने दिए। यहां तक कह दिया था कि मुझे दुख है इस बात का कि मैं एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जिसने अपराधियों के सामने घुटने टेक दिए। तो नीतीश कुमार सीधे सीधे उनके निशाने पर थे। और नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान ने पिछले 5 सालों से अभी तक कोई अच्छी बात ऐसी बोली हो तो मुझे तो याद नहीं। अब उनका ये रुख ऑपोजिशन को खूब रास आ रहा था। एनडीए वाले उनको याद दिला रहे थे, भाई तुम हम एनडीए में ही हो, गठबंधन में ही हो, तो जरा संभल के बोलो। लेकिन अब चिराग ने विपक्ष को एक झटका दिया, सुर बदल गए। उन्होंने अब कहा है कि एनडीए एकजुट है, कोई बगावत नहीं है। विपक्ष चाहता है कि चिराग पासवान के बागी तेवर बने रहें, लेकिन चिराग कह रहे हैं कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पिछले कुछ दिनों से चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमलावर थे, अब अचानक देखिए उनका ये रिएक्शन। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ेंगे। चुनाव परिणामों के बाद एक बार फिर जब बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही लेंगे। मैं जब इन बातों को रखता हूं तो मेरे शब्दों में बगावत इनको दिखाई देती है। वो बगावत नहीं है, वो चिंता है। आप बगावत देखना चाहते हैं क्योंकि आपकी मंशा तभी पूरी होगी। इनको बहुत अच्छा लगेगा विपक्ष को कि एनडीए स्प्लिट हो जाए, एनडीए के घटक दल अलग हो जाए, क्योंकि अपनी ताकत से तो ये जीत सकते नहीं, सामने वाले को कमजोर करके ही ये जीत सकते हैं। तो इनको मेरे स्वर में, और मेरा इतिहास भी रहा है, 2020 में मैंने अकेले चुनाव लड़ा था, तो इनको लगता है कि उस वक्त हो गया तो शायद इस बार भी हो जाएगा। नहीं, विपक्ष के चाहने से कैसे होगा? होगा तो वही जो चिराग पासवान चाहेंगे कि वो अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन भाई गजब बदले हैं और 2 ही दिन में बदल गए। गजब तरीके से क्या हुआ हर्षवर्धन? और ये तो वहां पहुंच गए जहां अभी चंद्रमा सूर्य भी नहीं पहुंचा है कि ये चुनाव जीत गए तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। कौन कहा? इनके अलावा कहा किसने एनडीए में आज तक? ये बीजेपी ने नहीं बोला, जो और छोटी पार्टियां हैं किसी ने नहीं बोला कि हम चुनाव जीतेंगे तो हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। चिराग पासवान ने बोला नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। घंटी बजी क्या?
चेंबर में गए थे ना सर। मेरी घंटी देखिए, नहीं बज सकती भाई, बहुत- अगर घंटी बजी होती तो ये नहीं बोलते। बड़ी स्पष्ट खाली सी बात नेतृत्व है। बोलते, नेतृत्व बोलते खाली। चिराग पासवान अपनी पार्टी की प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं। चिराग पासवान को लगता है कि एक कुशन के तौर पर वो बिहार की राजनीति में है। चिराग पासवान को यह पता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बहुत उनका ये जो एग्रेसिव, थोड़ा बहुत रेबेलियस, ये वाला जो कैरेक्टर है वो बर्दाश्त करती है, लेकिन जब ओवरऑल बात आएगी तो उसमें चिराग पासवान उससे बाहर नहीं जा सकते। और एक बात मैं लगातार कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि एक ही दांव बार बार नहीं चलता है, एक दांव एक बार चलता है। 2020 वाला दांव 2020 में चल गया, ये उनको भी पता है। और जब उस वक्त वो बोल रहे थे तो जाहिर है उनको अपनी पार्टी का, अपना जो बिहारी फर्स्ट कहते हैं, उसको लेकर एक आधार मिला था। और मैं इससे आगे कहता हूं भाई, जो हाल था, जो हाल है, तो थोड़ा तो नीतीश जी की आलोचना होना ही चाहिए ना। नहीं, अब ठीक है, वो थोड़ा सा आलोचना aggressive, करते आक्रामक- करते आलोचना करते करते यहां पहुंच जाएंगे, जीतेंगे तो नीतीश जी ही अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, सोमवार को अमित शाह जी के चैम्बर में गए थे चिराग पासवान 15 मिनट के लिए। वो कह रहे थे कि मैं अपने विभाग की कुछ बात लेकर गया था। वो विभाग की बात लेके गए थे, लेकिन बिहार की बात सुनने को मिली उन्हें। और संजय झा ने जो कहा था, अब अमित भाई के बाद जो संदेश संजय झा ने भेजा था कि जो कार्यकारी अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के, कि भाई चिराग जी का जो व्यवहार बिहार के अंदर हो रहा है, गठबंधन के अंदर, और ऐसा रहेगा तो फिर हमें भी आक्रामकता से बोलने का, अब हमारा सब्र का बांध टूट रहा है। अच्छा। तो मुझे लग रहा है पार्टी ने मैसेज क्लियर कर दिया कि भाई एक बार आपने बोला ठीक है, 2 बार बोला, 3 बार बोला ठीक है, रोज यार अगर आप तेजस्वी से ज्यादा तेजी से अगर आक्रामक अख्तियार करोगे, रोज आप गठबंधन को, सरकार को गालियां वहां पर दोगे, रोज बताओगे कि नीतीश कुमार के इसमें क्राइम बढ़ रहा है, तो आपको अपना रास्ता फिर चुनना पड़ेगा। अब चिराग भी जानते भाई, झड़प पे सुरक्षा मिली हुई है, बंगला मिला हुआ है, केंद्र में कैबिनेट का मंत्री मिला हुआ है, 5 सांसदों के साथ इतनी बड़ी सुविधाएं आपको मिली हुई है। तो अब क्या वो उनकी स्थिति है क्या कि 2020 में जैसे वो अलग चुनाव लड़ लिए थे, हालांकि तब तो मंत्री नहीं थे वो, लेकिन क्या मंत्री छोड़कर, सरकार से बाहर होकर 2020 की तरह चुनाव लड़ेंगे? और 2020 का चुनाव लड़के भी उन्होंने देख लिया कि उन्हें क्या हासिल हुआ, तमाम सीटों पे लड़े और एक विधायक जीता, वो भी वापस जनता दल यूनाइटेड के अंदर चला गया। विपक्ष चाहता है मैं अलग लड़ूं, तो उनको तो पसंद उनको लग रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बहुत स्पष्ट बोल दिया था ना कि भाई अगर आप ऐसा है तो आप चुनाव में उतरिए और नीतीश कुमार को सबक सिखाइए। और उन्होंने तो कह दिया कि हम चट्टान के समान, एक समान है, हमारा गठबंधन चट्टान के समान है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह से सुनने को मिली, मिली है, खरी खरी सुना दी गई है। और इतना ज्यादा वो उनका प्रेम बढ़ रहा है कि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जो अभी तय भी नहीं है। मुझे लगता है नहीं कहा, आप ये कह रहे हैं फिर सुनाई जाएगी। अब इस पे फिर डांट पड़ेगी कि आपको किसने कहा था ये कहने के लिए, आपको सिर्फ गठबंधन में कहा था। मुझे लगता है कि चिराग पासवान फिर डांट खाने का काम कर रहे हैं, फिर गलती कर गए। इसीलिए अतिरेक नहीं करना चाहिए, वरना उसको समेटने में अतिरेक करना पड़ता है। देखिए, चिराग पासवान जो है, दरअसल वो जानते हैं कि बिहार में जब सीटों का बंटवारा होगा तो उसमें नीतीश कुमार का भी सही होगा, और इसलिए वो नीतीश कुमार को भी एक, जिसको कहते हैं, गुड ह्यूमर में रखना चाहते हैं। ठीक है। और बीजेपी के साथ तो मतलब उनका रिश्ता है ही। तो जैसा समीर जी कह रहे हैं कि अमित भाई ने उनको समझाया होगा जो भी हुआ कि भाई गठबंधन की सीमाएं, मर्यादाएं ध्यान रखिए, तो उन्होंने बयान दे दिया और नीतीश कुमार को मैसेज दे दिया कि भाई हम आपके लिए बैटिंग कर रहे हैं, कि आप चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने। ये बात बीजेपी नहीं कह रही है, ये बात मांझी जी नहीं कह रहे, उपेंद्र कुशवाहा नहीं कह रहे, लेकिन मैं कह रहा हूं। ठीक है। तो नीतीश कुमार को मैंने संदेश दिया। डेवलपमेंट और थी, इनके जिले के काफी सारे लोग छोड़ करके चले गए थे, पूरा जिलाध्यक्ष बदल दिया था, बहुत सारे लोग चले गए थे, 60 के 60 लोग चले गए। सर, इस पे और वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो कल क्या हुआ, दोनों पे आपकी प्रतिक्रिया। खबर बता देता हूं, कल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया बिहार की वोट लिस्ट रिवीजन को लेकर, जिससे बिहार से लेकर दिल्ली तक हंगामा है। मामला सर्वोच्च अदालत में इस वक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर कोई रोक नहीं लगाई, लेकिन कोर्ट की पैनी निगाह है। अगली सुनवाई 12 और 13 अगस्त को होगी। चुनाव आयोग ने 65 लाख वोटर्स का नाम काटे जाने की बात कही है। ऐसा मुमकिन है कि इतने लोग मृत हैं, इतने लोग नहीं रहते अब बिहार में। इस पर याचिकाकर्ताओं ने कल सुप्रीम कोर्ट में अपना एतराज जाहिर किया, और उस पर फिर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की तरफ पीठ ने कहा कि अगर बड़े पैमाने पर नाम कटते हैं, जो रिपोर्ट, जो अब इलेक्टोरल रोल आएगा, तो फिर हम दखल देंगे। हम यहाँ बैठे, हम देख रहे हैं। और चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, हमें उम्मीद है कि ये कानून के तहत ही काम हो रहा है सब कुछ। बेंच ने यह भी कहा कि हम इस पूरी प्रक्रिया पर न्यायिक प्राधिकरण के तौर पर नजर बनाए हुए हैं। ये बड़ी बात थी। और 2 दिन की सुनवाई जो अब होगी अगस्त में, उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि अब ये कोई लंबी खिंचने वाली सुनवाई नहीं है। एक दिन बोलेंगे याचिकाकर्ता, अगले दिन रिप्लाई आएगा उस पर इलेक्शन कमीशन का, और उसके बाद हम अपना निर्णय दे देंगे। लेकिन ये कहना कि बड़े पैमाने पर नाम कटेंगे तो हम हस्तक्षेप करेंगे, तो बड़े पैमाने पर तो नाम कटने जा रहे हैं। ये तो जो उन्होंने डेटा दिया इलेक्शन कमीशन ने, अभी तक उसी से लग रहा है।
इन दो बातें, एक तो चिराग जी पर समीर जी ने इतनी विस्तार से बात की, इसकी जरूरत नहीं है। एक केवल इसमें खबर इतनी सी थी ना कि चिराग जी की अमित शाह से मुलाकात हुई है, बस खबर तो यहाँ खत्म हो जाती है। अब इस पर बात करते हैं कि बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा इसमें? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो साफ बात की, और वो मुद्दा वही है ना कि यदि आप इतने बड़े पैमाने पर नाम काट देंगे तो उसका असर इलेक्शंस पर तो पड़ेगा ही ना। अब फिर ये तर्क दें आप कि नहीं वो सारे वोटर उनके हैं कि सारे वोटर किसके हैं, वो मुद्दा वो नहीं है ना। लेकिन इतने वोटर क्या डायरेक्टिव दे सकता है भाई? वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन भी। बहुत, मैं कह रहा हूँ ये एक तरह से बहुत अच्छे से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय को रखा कि वो संवैधानिक संस्था के साथ कन्फ्रंटेशन में डायरेक्ट नहीं आ रहा। चाहते तो सुप्रीम कोर्ट कह देता कि भाई आप इसको रोक लगा दो, लेकिन उन्होंने रोक नहीं लगाई। और काय की लिस्ट है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नाम कटने की बात आ रही है, ये आ कहाँ से रही है? क्या इलेक्शन कमीशन ने पूरी ऑफिशियल तरीके से ये बात कही है? नहीं कही है। तो ये तो आप वाटर टेस्टिंग कर रहा है इलेक्शन कमीशन। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट मर गया वो जिंदा तो होगा नहीं। अगर वो 20 लाख उनको छोड़ दो 25 लाख, उनको छोड़ दो 25 लाख को, बाकी के जो 40 लाख हैं उस पर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जिस दिन रिपोर्ट अपनी इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे देगा, उस दिन ही इस पर बहस होनी चाहिए कि कितने नाम काटे गए, कितने नाम नहीं काटे गए। मरने वालों पर तो क्या कर सकते हो, ठीक है, जो मर गए हैं उनकी डेथ का सर्टिफिकेट है या जो भी है। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ये जहां तक इस हद तक भी जा सकता है कि कहे कि नहीं आप आधार मैंडेटरी करिए? आधार पर तो अभी कल भी उन्होंने कहा ही था कि आधार को लेकर उसको मैंडेटरी कर दीजिए, लेकिन मसला वो नहीं है। क्या 40-45 लाख लोगों के नाम, और फिर उस पर बहस वहाँ पर आएगी कि भाई आपने तो ये पूरा SIR रिवीजन जो है मोटे तौर पर इंप्रेशन ये दिया गया था। फिर आप कहेंगे कि सरकार कहा कि आप अवैध घुसपैठियों या जो बांग्लादेशी हैं उनको हटाने की एक्सरसाइज है, और वो तो अभी तक इस पूरे मसले में कहीं पर नहीं आए हैं जो नाम काटे गए। अभी ये पूरी डिटेल सुप्रीम कोर्ट ने कि आप आधार को कंसीडर कीजिए, कंसीडर करने कही है बात। लेकिन ये सब बहस इस बात पे है, वी विल इंटरवीन इफ वोटर्स इन लार्ज नंबर्स आर कट ऑफ द वोटर लिस्ट। देखिए बार बार जो विपक्ष या जो लोग गए हैं वहां, वो यही आशंका ही जता रहे हैं। वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारे वोटरों को काटने का अभियान है। वो इसको ये मान ही नहीं रहे कि लोकतंत्र के लिए मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जिसको बार बार हम कहते हैं कि वो संविधान के एक उस दायरे में जो परिभाषित करना होता है उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है, उसको भरोसा भी दिलाना होता है। अगर राजनीतिज्ञों का एक इतना बड़ा वर्ग है जो आशंकित है तो वो उसको भरोसा दिला रहा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। अगर कल को ऐसी स्थिति बनेगी, और जब ये कह रहा है वो 2 सुनवाई हो चुकी है, उसको उसमें अभी तक कोई गड़बड़ नहीं दिखी। कागज की जहां तक बात है तो चुनाव आयोग को फिर से बताना पड़ेगा कि क्या क्या गड़बड़ है, क्योंकि इस वाले पक्ष पे तो मैं ही मानता हूं कि आधार को आपको दुरुस्त करना पड़ेगा, आधार के पीछे की स्क्रूटनी आप कराइए, क्योंकि कागज तो कोई भी गड़बड़ बन सकता है। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट अभी तक जो कह रहा है वो दुरुस्त बात कह रहा है। तो कोई विशेष बात इस पर सर, इसमें एक लाइन जोड़ दूं कि जब इस पूरे 65 लाख के हिसाब से 26,000 से ज्यादा वोट पर कॉन्स्टिट्यूंसी कट रहे, और इलेक्शन रिजल्ट पिछला देखें तो उसमें 193 के करीबन कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर ये वोट का जो विनिंग मार्जिन है वो इससे कम है। लेकिन वोट तो सब पार्टी में कटेंगे ना, सब कटेंगे, सब कटेंगे, सबके वाले वोट सबका असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है, वो महत्वपूर्ण है कि, और याचिकाकर्ताओं से कहा है कि आप 15 लोग भी अगर आप ऐसे ला दोगे जिनके सूची से नाम ये कह के कट गए कि वो मर चुके हैं और वो जिंदा होंगे, तो हम इंटरव्यू करेंगे। तो ये 15 नाम भी आप 15 नाम भी 15 लोग भी आप लाके हमको दिखा दोगे। अच्छा, सही, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो आशंका विपक्ष को है कि शायद ऐसे तमाम लोगों के नाम कट जाए जिनको लगता है उनके वोटर को मृत दिखा दिया जाए और वो जिंदा हो। बड़ा सिंपल टेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी कर दिया। क्रेडिबिलिटी ठीक है सुप्रीम कोर्ट का। ये 15 तो बहुत कम संख्या है, अगर आप बड़े पैमाने पर कर सकते हो तो लाओ भाई आप फिर। अच्छा ठीक, एक छत्तीसगढ़ से खबर समीर जी। अच्छा, इसकी चर्चा जो है रायपुर, दिल्ली, तिरुवनंतपुरम सब जगह है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 25 तारीख को केरल की 2 कैथोलिक ननों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने धर्मांतरण किया और इन्होंने मानव तस्करी के प्रयास किया। अब इसको लेकर आज दिल्ली में पार्लियामेंट में भी प्रोटेस्ट हुआ है। प्रियंका गांधी समेत केरल के बहुत सारे सांसद इस विषय में उन्होंने हाथों में कुछ पर्चियां लेकर के किया, और उन्होंने कहा कि ये जो आप अपराधियों को पकड़िए, नन्स को छोड़िए। मिशनरी सिस्टर्स में, जैसे मैंने आपको बताया, धर्मांतरण का और मानव तस्करी का आरोप है। इसके विरोध में अब खास तौर पर केरल के जो पॉलिटिशियंस हैं और जो पार्टियां हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली आगे आ रही हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी एक्स पर लिखा कि छत्तीसगढ़ में 2 कैथोलिक नन्स को उनकी आस्था के कारण निशाना बनाकर जेल भेजा गया है। ये न्याय नहीं है, बल्कि भाजपा RSS का भीड़ तंत्र है।
इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मामला मानव तस्करी और धर्मांतरण से जुड़ा है और जांच जारी है, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। इस पर कांग्रेस राजनीति कर रही है, ये उनका कहना है। दुर्ग रेलवे स्टेशन से जो लड़कियां मिली उसमें से एक की मां ने यह बताया है कि हमने अपनी बेटी को खुद भेजा था ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। प्रियंका गांधी कह रही है 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर हुई घटना निंदनीय घटना है और बिना किसी कसूर के इन दोनों को पकड़ लिया गया। अब मामला क्या था? मामला यह था कि एक व्यक्ति के साथ 3 आदिवासी लड़कियां दुर्ग स्टेशन पर उतरती हैं। वहां पर ये दोनों नन पहले से मौजूद हैं। ये दोनों केरल की हैं, काम करती हैं छत्तीसगढ़। ये वहां पर एक बजरंग दल का एक्टिविस्ट भी था। बजरंग दल ने जीआरपी को, आरपीएफ को शिकायत की, रेलवे पुलिस को, कि ये इनका जबरदस्ती धर्मांतरण कराने के लिए और इनको मानव तस्करी के लिए इनको लेकर के यहाँ लाया गया है, नन्स के हवाले किया जा रहा है। वहाँ मामला लिखा जाता है और इनको दोनों को, नन्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इसके बाद ये सारी बातें सामने आनी शुरू हुई। जब इनके परिवारों के पास पहुंची, इन 3 लड़कियों के पास मीडिया पहुंचा, तो उनमें से कुछ ने कहा कि नहीं, हमें मालूम है कि वो इन नन्स के पास ही जा रही थीं और ये इनके पास इसलिए जा रही थीं क्योंकि ये उनको आगरा में अस्पताल में नर्सिंग की ट्रेनिंग और नौकरी दिलाएंगी और हमने अपनी इच्छा से उनको भेजा और वो भी अपनी मर्जी से गई। एक परिवार ने यह भी माना कि हाँ, हमने धर्मांतरण कर लिया है, हम हिंदू से ईसाई हो गए, लेकिन हमने ये काम अपनी स्वेच्छा से किया है और इन नन का मानव तस्करी से कोई लेना देना नहीं। अब ये सारी बातें सामने आने के बाद अब ये सारा प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रियंका गांधी की बात सुन लेते हैं। They should not be manhandled and treated like this. And you cannot just accuse people of things that they are not doing. Yes. See, the government doesn't take action on anything except their publicity, their PR, and when elections are coming, what face they want to show to the public. They do not take action on anything concrete. So I don't expect action, but it is our job to push them and pressurize them as much as we can. समीर जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आरोप गंभीर हैं, जांच होगा, कानून अपना काम करेगा। परिजनों के बयान मीडिया में छप रहे हैं कि सब कुछ स्वेच्छा से हो रहा है। देखिए, जो 2 सिस्टर्स पकड़ाई में, ये केरल की नन है, जो सिस्टर प्रीति और सिस्टर फ्रांसिस को पकड़ा गया। और ये पहली बार तो नहीं है कि आरोप इस तरीके से लगा है। लंबे समय से अगर आप देखेंगे, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, चाहे वो छत्तीसगढ़ रहा हो, चाहे झारखंड रहा हो, चाहे बिहार के कोई रिमोट एरिया रहा हो या नॉर्थ ईस्ट के रहे हो, लगातार विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं या राष्ट्रीय सहयोग संघ लगातार इस बात का जिक्र करता रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में कितने लंबे समय से धर्मांतरण का एक सुनियोजित रैकेट षड्यंत्र चलता रहा है। और उस संदर्भ में लगातार सरकार के सामने संघ ने बहुत आवाज उठाई। हालांकि उस समय जब सरकारें रही, उन्होंने बहुत गंभीरता से नहीं लिया। अटल बिहारी की सरकार आई, तब जब भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें बनी, वहां इसको लेकर कमेटी बनाने की कोशिश की गई कि भाई ये पता किया जाए कि इस तरीके से घटनाएं घट रही है। तो ये आरोप पहले से भी लगता रहा और ये होता रहा है। संघ ने कई लोगों को पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपने अपने क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ में तो संघ ने एक बार पत्रकार वार्ता की थी और कम से कम 25 महिलाओं को खड़ा किया था कि जिन्हें यह कहकर धर्मांतरण करा गया था कि आपको नौकरी दी जाएगी, आपको सामाजिक सुरक्षा के नाम से पेंशन दी जाएगी, आपको सिलाई मशीन दी जाएगी, आपको नन बना दिया जाएगा और आपको हॉस्पिटल में नर्स बना दिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि इसकी जांच होना चाहिए कि भाई केरल से आकर मना कर रही हैं कि हमारे साथ जोर जबरदस्ती हुई। जो 3 लड़कियां, ये देखिए, कहने से नहीं होता, ये पता करना पड़ेगा ना, क्या वो किसी दबाव में जवाब दे रही है, क्या उनके ऊपर कोई आर्थिक वो है कि उनको पैसा दे दिया गया है, तो वो दबाव में इस बात को कह रही है कि उनके परिवार के लोगों ने पैसा ले लिया है, तो अब वो दबाव में बह रही है कि हम इच्छा से गए। जांच तो होना चाहिए ना। तब तक इनको हिरासत में रखना भी जायज है। नहीं, अब हिरासत में पूछताछ कीजिए कि भाई क्या रहा क्या नहीं रहा, कानून अपना काम करेगा। अगर जांच होगा तो मुझे लग रहा है इसके पीछे बड़ा एक सिंडिकेट का काम आएगा। मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को मैसेज भेजा है कि भाई इन्हें छुड़वाया जाए। अब केरल में चुनाव है, प्रियंका गांधी वहां से सांसद है, कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार वो वहां सरकार में आ जाएंगे, एक बड़ा वोट बैंक है वहां पर उनका, तो वहां अब उसके कारण प्रियंका गांधी लोकसभा में इस मामले को उठा रही है। लेकिन प्रियंका गांधी को यह भी तो कहना चाहिए कि अगर धर्मांतरण हो रहा है तो वो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होना चाहिए, सब जगह धर्मांतरण बंद होना चाहिए। ये खैर, लेकिन एक बड़ी ऐसी खबर है जो कि लंबी चल सकती है। अब मैं आपको एक और इस वक्त ताजा खबर आपको दे रहा हूं। ऑपरेशन महादेव हुआ, उसके बाद ऑपरेशन शिव शक्ति चल रहा है। अब इस पर सवाल खड़े करने वाले कुछ कांग्रेस के लीडर सामने आए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चव्हाण, कांग्रेस पार्टी के बड़े सीनियर लीडर। उन्होंने कहा हर चीज में ये सरकार हिंदुत्व ले आती है। उन्होंने कहा बीजेपी हर चीज में ध्रुवीकरण के प्रयास करती है और इसे जानबूझकर हिंदू मुसलमान की लड़ाई बना रही है, तभी ऐसे नाम।
देखिए, ऑपरेशन का नाम तो धार्मिक आधार पर देने के सिवा उनको कुछ आता नहीं, क्योंकि उनको हर सरकार की जो काम जो भी सरकार करती है उसमें कोई रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और हिंदुत्व मिलाना चाहती है। मैं नहीं समझता, मैंने कई सारे दुनिया के लड़ाइयों के बारे में पढ़ा है, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं, लेकिन कहीं भी दूसरे महायुद्ध के दौरान हो या कोई और, कभी भी किसी ने क्रिश्चियन धर्म का किया हो या इजरायली करे हो, मैं नहीं समझता। लेकिन हमारे यहाँ हर एक हिंदुत्व की कोई फिगर नहीं, दे आर ट्राइंग टू पोलराइज द सिचुएशन कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम लड़ाई है। पहाड़ी का नाम महादेव, नहीं आप ठीक कह रहे हैं, समीर जी जो भी कह रहे थे, पहाड़ी का नाम है महादेव पहाड़ी, इसलिए उसका नाम अब अगला भी आ गया ना, अब जो ऑनगोइंग ऑपरेशन चल रहा है उसका नाम है ऑपरेशन शिव शक्ति। तो वो कह रहे हैं भी हर चीज जो है महादेव से जोड़ दो, मतलब हिंदू से जोड़ दो, और हिंदू मुसलमान की लड़ाई मार दो, बना दो, मतलब मरने वाला मुसलमान है आतंकवादी, हिंदू सेना मार रही है। अगर शिव के नाम पे ऑपरेशन है, अगर राम के नाम पे ऑपरेशन है, अगर किसी मिसाइल का नाम किसी भगवान के नाम पर या किसी हिंदू संत के नाम पर है, तो इसमें इतनी आपत्ति की क्या बात है? विजय जी, फिर वही वाली बात होगी, इसको बेमतलब की बातों को आप किसी भी तरह से जोड़ और आपका चीफ मिनिस्टर रहा भाई, इतनी बड़ी स्टेट का, मैं क्या करूं? तो वो भी अपना जो वोट बैंक है उसको, ऑडियंस को कुछ एड्रेस करते रहते हैं, लेकिन होना चाहिए कि सरकारें जो है ऑपरेशंस का नाम न्यूट्रल नाम रखें तो ज़्यादा बेहतर है, उससे कोई उसकी बात नहीं होगी। लेकिन अब ऑपरेशन महादेव, तो ऑपरेशन वो महादेव चोटी थी जिस पर इसको किया गया है, उसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है, और ऑपरेशन शिव शक्ति भी रख दिया तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी सरकारों को भी ध्यान रखना चाहिए कि न्यूट्रल नाम रखें तो ज्यादा बेहतर है कि किसी बालाकोट में जो लेकिन इस पर सवाल सवाल खड़ा करना, ऑपरेशन बंदर नाम था उसका। हाँ, ऑपरेशन बंदर था, फरवरी वो 19 में हुआ था, 2000 वहां नहीं हिंदू मुसलमान कर सकते थे, करना होता वो उसका नाम ऑपरेशन हनुमान रखते तो फिर वही हो जाता। वही कह रहा हूँ, कुछ भी मतलब जो आरोप लगाया उन्होंने तो ये लगाया कि सेना के ऑपरेशन में भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर सरकार की कोई मंशा रही भी हो अगर करने की, मान लीजिए अगर, तो पृथ्वीराज चौहान इस तरह के बयान देकर उसको और मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये तो स्पष्ट है ना कि महादेव चोटी का नाम है, और महादेव चोटी का नाम कोई बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने थोड़े रखा है, पहले से नाम होगा महादेव, जैसे टाइगर हिल, इस तरह के नाम वहाँ जो शंकराचार्य जो चोटी है जहाँ मंदिर है उनका, तो इस तरह के नाम तो बहुत पहले से रखे हुए हैं। तो अब अगर चोटी का नाम महादेव है और महादेव ऑपरेशन चल रहा हो, संयोग से सावन भी है और सोमवार भी है, तो अब संयोग को आप क्या करेंगे? ये तो सुखद संयोग है। दूसरी बात, अब शिव शक्ति क्यों रखा? उसके पीछे हो सकता है शक्ति नाम की कोई चोटी हो, मतलब ये पता करना पड़ेगा। या अगर सरकार या और ऑपरेशन नाम सरकार रखती है, मुझे लगता है शायद सुरक्षा बल और जो सेना होती है वो रखती है, सेनाएं ही रखती है। हाँ, सेनाएं रखती है, अनलेस कोई बहुत बड़ा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर था। अब सिंदूर तो नाम चूंकि एक बड़ा ऑपरेशन था, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्राइम मिनिस्टर का रहा होगा, कोई बड़ा ऑपरेशन। अब ऑपरेशन विजय था 1971 वाला, जो बांग्लादेश वाला, तो वो विजय त्रिवेदी जी के नाम माल थोड़ी हो सकता। नहीं, मैं तो बस उस संयोग की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि हिंदू नाम क्यों होना चाहिए, मुसलमानों के ऊपर वो जाता है। और उसके ठीक पहले आपने खबर दिखाई थी कि वो नन पकड़ी गई थी तो प्रियंका जी बहुत परेशान थी। ईश्वर करे कि कोई दिन ऐसा भी हम देखें फिर से कि हिंदू साधु संत उनके साथ कुछ हो। फिर याद आता है कि शंकराचार्य को कांग्रेस के समय में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो थोड़ा है ये चीजें, ये संयोग बनता है, इससे बचना चाहिए। लेकिन क्या करें, ये संयोग है सामने कि हिंदू पहचान, हिंदू संस्कृति, हिंदू से जुड़ी हुई कोई चीज आती है तो उसका एक खास वर्ग है जो किसी न किसी बहाने विरोध करता है। अब अगर इसका भी कोई विरोध कर सकता है ऑपरेशन महादेव का, तो फिर तो बलिहारी है, फिर तो महादेव ही कृपा करें। मजे की बात देखिए, पृथ्वीराज के फादर का नाम सोमेश्वर, माता का नाम पार्वती, मदर का नाम, इनके भाई का नाम इनके भाई का नाम गोविंद, एक भाई का नाम हरि। अब सब भगवान के नाम आपके घर में, इनका नाम पृथ्वीराज, उनका नाम पृथ्वीराज, आपके सब भाइयों का नाम, परिवार के नाम सब देवी देवता के नाम पे रखे। नहीं, भारतवर्ष में हिंदू पहचान वाले नाम नहीं होंगे तो कहाँ होगा भाई? कहाँ होगा भाई? आपका ऑस्ट्रिया में होगा कि और कहीं नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड में होगा? थोड़ा तो कम से कम पता नहीं, समझ नहीं पाता राजनीति में कहाँ तक जाना चाह रहे हैं। आज समय इतना था, बहुत शुक्रिया साहब का, आप लोग आए स्टूडियो में, हर्षवर्धन जी, विनोद जी, विजय जी, समीर जी। कल फिर मिलते हैं।